तो साथियों, जैसा मैं बोला था, आप सबके लिए मैं घटना चक्र की जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। तो मैं आ गया हूँ घटना चक्र की बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है 2024 में आरओ एआरओ प्रीलिम्स का, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन सामान्य अध्ययन यानी जीएस का ये प्रैक्टिस सेट है। आप सबको पता होगा मेरे भाई, ये जो घटना की प्रैक्टिस सेट होती है, ये ऐसी प्रैक्टिस सीरीज होती है कि जिसमें सभी के सभी नए प्रश्न होते हैं। यानी आपको यहाँ रिपीटेड प्रश्न नहीं मिलेंगे और सभी के सभी नए ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके आने की संभावना अधिक से अधिक होती है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्न पर नज़र अपना करिएगा, एक एक प्रश्न पर मंथन करिएगा कि हम लोग कहाँ हैं, आपकी तैयारी कितनी है, आप लोग कितने पानी में हैं। जो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें आप कहाँ खड़े हैं, अपने आप को कहाँ पाते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए तो अपने आप को अंदाज़ लगाइए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपका जो आने वाला समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम है उसके लिए। तो साथियों, हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। पहले प्रश्न में क्या कह रहा है यहाँ पर देखें, हम लोग देखें क्या कह रहा है। पहले प्रश्न में कह रहा है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर जरूर ध्यान कीजिएगा, सत्य और असत्य पर। जो हमें गलत है उसी को बताना है। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या कह रहा है, कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। मेरे भाई ये बिल्कुल सही, यह बात सही है, गलत नहीं है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है और भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। ये तो सही हो गया, लेकिन गलत नहीं है ये। दूसरा पढ़ते हैं, ये तो सही है। दूसरा, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा तथा कर्क रेखा दोनों मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से गुजरती हैं। जी मेरे भाई एकदम सही। जो भारतीय मानक समय यामोत्तर रेखा है वो जो 82.5 डिग्री से गुजरती है वो, और कर्क रेखा, ये दोनों रेखाएं जो होती हैं मेरे भाई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से गुजरती है। यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे दो राज्य हैं जहां से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय यामोत्तर रेखा दोनों गुजरती हैं। ये भी तो सही हो गया, लेकिन गलत कहाँ है। तीसरा पढ़ते हैं, कर्क रेखा से 8 राज्यों कर्क रेखा 8 राज्यों तथा मानक समय यामोत्तर 5 राज्यों से गुजरती है। जी मेरे भाई बिल्कुल, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है और मानक समय यामोत्तर वो 5 राज्यों से। तो इसका मतलब ये जब तीनों सही हो गए तो हमारा गलत यही चौथा होगा, चौथा आंसर हो गया। क्यों गलत है चौथा, इसे देखते हैं हम लोग। गलत इसलिए है कि भारत का जो विस्तार है उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में है, लेकिन यहाँ दे दिया कि नहीं है, तो यही नहीं की वजह से ये गलत हो गया। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं हम लोग। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, आप लोग एक एक प्रश्न को देखिएगा, किसी को छोड़िएगा मत। देखें क्या है, कह रहा है जाफरान। जाफरान को जिसे हम लोग देसी भाषा में देसी केसर कहते हैं। तो जाफरान की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है उसे बताना है। तो आप सबको फेमस सवाल है ये, करेवा। जो करेवा मिट्टी होती है वो केसर खेती के लिए उपयुक्त होती है। और आगे देखें हम लोग तीसरे में देखें क्या कह रहा है। तीसरा ये करंट अफेयर में आपको मिल सकता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। देखिए क्या कह रहा है, मिलेट्स जिसे श्री अन्न भी कहते हैं या आम भाषा में इसे मोटा अनाज भी कहते हैं। तो आगे देखें हम लोग, तो क्या है इसमें। तो तीसरे वाले में देखते हैं क्या कह रहा है कि मिलेट्स जिसे हम लोग आम बोलचाल भाषा में श्री अन्न या मोटा अनाज बोलते हैं। क्या, मोटा अनाज। तो क्या कह रहा है इसमें कि मिलेट्स यानी श्री अन्न के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों में से कौन सही है। तो मोटे अनाज हमें पता है, जैसे ज्वार बाजरा मक्का ये सब मोटे अनाज हैं। इनके लिए सरकार ने कहाँ कहाँ संस्थाएं बनाई है वो दिया है। तो ए दिया है बाजरा के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। जी बिल्कुल, ये बाजरा के लिए सही है। ज्वार के लिए भारतीय मिलेट संस्थान हैदराबाद, ये भी सही है। अन्य छोटे मिलेट्स हेतु के लिए कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु, ये भी सही है। यानी कि ऊपर के तीन के तीनों हमारे कथन सही हैं। जो है इसमें कौन पूछा है कौन सा सही है, तो तीनों सही हैं। आगे हम लोग देखते हैं चौथे वाले में। चौथे वाले मेरे भाई कौन सा सुमेलित नहीं है उसे बताना है, कौन सा गलत है। तो देखिए अदरक जो होता है, ये अदरक होता है, आपके बारे में इसको जानते हैं, वो तना का प्रकंद होता है। तना का प्रकंद होता है तो ये सही है। अलसी जो होती है मेरे भाई वो रबी की फसल है, यानी नवंबर दिसंबर के आसपास बोई जाती है, अप्रैल मई के पास, यानी गेहूं के सीजन जो बोई जाती है, तो रबी की फसल हो गई। ये भी सही है। गेहूं की जो है वो फ्लेरिस माइनर, गेहूं में एक खरपतवार रोग होता है, खरपतवार पाया जाता है गेहूं में, तो उसे फ्लेरिस माइनर बोलते हैं, ये भी सही है। और चना एक नीलम दिया है मेरे भाई, जो नीलम है यह चना की नहीं, यह आम की प्रजाति है। किसका, आम की। तो ये गलत हो गया हमारा। तो चना जो है
वो नीलम जो है गेहूँ का, आम का है, चना का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत था। आगे हम देखें 5वें में। देखिए मेरे भाई, ये 5वां बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्या है, आपको ये फैक्ट टाइप का प्रश्न है। इससे थोड़ा सा समझेंगे तो आगे चल के ये आपको काम देगा। क्या करा है, तुराम डी है, दोमाइसाइट तथा गोगी प्रसिद्ध हैं। ये तीनों जो नाम है मेरे भाई, ये सब तीनों जो हैं यूरेनियम के केंद्र यहाँ पर पाया जाता है। यूरेनियम का केंद्र यहाँ पर पाया जाता है, तो यूरेनियम के केंद्र हैं ये सब नाम है। और आप लोग ऐसे तुरामडीह के बारे में बात करेंगे तो ये झारखंड में है। कहाँ है, झारखंड में। और दोमाइसाइट की अगर बात करेंगे हम लोग, दोमाइसाइट मेघालय में है। कहाँ पर, ये मेघालय में। और गोगी जो है ये कर्नाटक में प्रसिद्ध है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, तीनों नाम, ये तीनों यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं। 6वां हम लोग देखते हैं। अगर क्या कह रहा है 6वें में भाई, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है, इसे हमें बताना है 6वें वाले में। तो मेरे भाई भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर में है। यस, ये तो सही है। राष्ट्रीय कृषि कीट संस्थान ब्यूरो अजमेर, मेरे भाई अजमेर में नहीं है। ये जो राष्ट्रीय कृषि कीट संस्थान है यह बंगलुरु में है। कहाँ, बंगलुरु में। तो इसे याद रखिएगा, यही गलत है हमारा, बाकी सब सही है। राष्ट्रीय शुक्र अनुसंधान संस्थान गुवाहाटी में है, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। तो गलत ये था। आगे देखें हम लोग 7वें में, शांति का सागर किस ग्रह या उपग्रह को पर है। शांति का सागर किस ग्रह या उपग्रह पर है, ये हमसे पूछ रहा है मेरे भाई। तो शांति का सागर मेरे भाई चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा पर एक जो है क्षेत्र पाया जाता है, चंद्रमा पर आप लोग को पता होगा, जहाँ काले धब्बे वाले क्षेत्र हैं चंद्रमा पर। तो उसी काले धब्बे वाले क्षेत्र पर जो है, जब अमेरिका का जो अपोलो मिशन गया था पहली बार, तो उसी क्षेत्र पर गया था। तो इसी को शांति का क्षेत्र बोला जाता है। तो आगे देखें हम लोग शांति का सागर। आगे देखें 8वें में। 8वें में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। 4 युग्म दिया है। बिल्कुल मेरे भाई, इसमें जो प्रश्न आप जो भी देख रहे हैं सब के सब जो है एकदम ARO का जो एग्ज़ाम होता है उसी बेस पर बना है। तो आप लोग इसका 2 कॉपी देख समझिएगा। तो क्या कह रहा है, कौन सा युग्म गलत है, इसे हमें बताना है। तो गलत कौन सा है मेरे भाई, तो देखिए, ये लायर घाटी फ्रांस में है, चितवन घाटी नेपाल में है, और वोल्गन घाटी जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन ये जो सेक्रेड घाटी है, ये सेक्रेड घाटी है मेरे भाई, सेक्रेड घाटी पेरू में है, इंडोनेशिया में नहीं है। कहाँ है, पेरू में। पेरू दक्षिण अमेरिका का एक देश है, तो वहीं है ये। तो सेक्रेड घाटी ये गलत दिया था। तो आप लोग याद रखिएगा सब घाटियों के नाम। तो हम लोग 9वां देखते हैं। 9वें में क्या है, बढ़िया बढ़िया प्रश्न है सब मेरे भाई। तो आप लोग जो है इस पर मंथन जरूर करिएगा, वीडियो पॉज करके खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। क्या है यहाँ, निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम का सही क्रम है। हमें पूर्व से पश्चिम बताना है, तो यानी इधर से इधर बताना है कि कौन सा मतलब क्रम सही है। तो हमें अगर पूर्व में देखें हम लोग, यहाँ अगर पूर्व से हम लोग देखना, क्योंकि बहुत में पूछा जाता है पश्चिम से पूर्व, इसमें दिया है पूर्व से पश्चिम, तो इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन ना होइएगा आप लोग। तो इसलिए यहाँ पर देखें अरल सागर, सबसे पूर्व में देखेंगे अरब सागर, उसके थोड़ा सा पश्चिम में आएंगे अगर आप लोग मैप देखेंगे तो कैस्पियन सागर, उसके थोड़ा सा और पश्चिम आएंगे काला सागर, सबसे पश्चिम में भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखें हम लोग 10वें में। 10वें में क्या दिया है, रोगुन तथा नुरेक बांध स्थित है। रोगुन तथा नुरेक बांध कहाँ स्थित है मेरे भाई, इसे हमें बताना है। तो ये है ताजिकिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखें 11 वाले में देखें क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत सुमेलित है, उसी गलत वाले को हमें बताना है कौन सा गलत सुमेलित है। तो देखिए, ये जो चेल्याम्बिस्क, ये धातु और सैन्य मशीनरी का उद्योग है यहाँ। ग्लास्को, इसको बारे में आप लोग को पता होगा। ग्लास्को जो है, ये मान लीजिए हमको नहीं पता है, ये ओसाका सबको पता होता है। ओसाका ये जो है मेरे भाई, ओसाका के बारे में हम लोग को पता है, ये जापान का एक महत्वपूर्ण शहर है। और यहाँ पर जो है सूती वस्त्र का उद्योग है। यहाँ पर दे दिया है कांच निर्माण उद्योग, तो यहाँ पर सूती है, इसे याद रखिएगा, सबको याद होता है। तो ये गलत हो गया, तो इसका मतलब ये सब सही होंगे अपने जगह पर।
तो हमसे गलत पूछा है तो यही ओसाका। तो इस तरह से आप लोग, आपको और नहीं आता है उसमें से जो आ रहा है उसी को पकड़ लीजिए, तो ऐसे भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखें 12वें में, भारत एग्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। एग्जिम मेरे भाई, एग्जिम का मतलब, एग्ज का मतलब होता है एक्सपोर्ट, IMM का मतलब होता है इम्पोर्ट, यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है मुंबई में, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए हम लोग 13 वाला, सभी के सभी मिक्स टाइप के प्रश्न हैं मेरे भाई, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, एकदम जो है आपका RO पेपर की तरह है। तो भारत के वर्ष 2023-24 के बजट का आकार कितना है। तो मेरे भाई आप लोग बजट देखे होंगे जो फरवरी में पेश किया गया था, 1 फरवरी 2023 को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, तो खूब चर्चा में था, 45 लाख करोड़, 45 लाख करोड़, तो ऐसा आ रहा था ना। तो इस तरह से ये यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर ए कितना है ये देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 45 लाख करोड़, ये चर्चा में खूब था। तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर फिर दे दिया है बढ़िया प्रश्न, GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो एकदम सिंपल सा सवाल, जो केंद्र का वित्त मंत्री होते हैं वही GST परिषद का अध्यक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखें हम लोग क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें पता है मेरे भाई, जो है जो RBI है, अपनी RBI केंद्रीय बैंक होती है, यह मौद्रिक नीति बनाती है, राजकोषीय जो है सरकार बनाती है। तो मौद्रिक नीति में बैंक दर अगर RBI कम करता है, क्या बैंक दर कम करता है, तो बाजार में तरलता अधिक बढ़ेगी। बैंक दर कम करेगी, लोन सस्ता होगा, लोग ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा, तो उसी को कहा जाता है तरलता बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए, बाजार में अधिक तरलता होगी। तो ऐसे हम लोग देखें। अब 16वां प्रश्न देखें, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, यानी स्थिर मूल्यों पर अगर GDP का आकलन करना होता है तो वर्तमान में इसका आधार क्या है। तो मेरे भाई जो स्थिर मूल्यों के लिए GDP का आकलन किया जाता है, उसके लिए जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है। आधार वर्ष का मतलब जिसके आधार पर हम लोग इसको निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एक स्पेसिफिक ईयर को मान लिया जाता है आधार वर्ष, तो अभी तक जो माना गया है, अभी तक जिसके आधार पर हो रहा है वही 11-12 है। आगे देखें हम लोग 17 में, देखें क्या कह रहा है, एक तरफ योजना दिया है और दूसरी तरफ उसका प्रारंभ वर्ष दिया है। इसको हमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है, इसी को हमें बताना है, गलत वाले का। तो देखिए, PM जन आरोग्य अभियान 2018 में हुआ था, बिल्कुल सही। समेकित बाल विकास सेवाएं 1975 में, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये सब ज़्यादा चर्चा में नहीं आते हैं। आपको जो की पॉइंट इसमें छिपा है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है मेरे भाई, 2007 में नहीं किया गया था। आप लोग देखे होंगे प्रधानमंत्री जी ने जब इसकी शुरुआत किया था, प्रधानमंत्री ये सुरक्षा बीमा योजना की, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को हुआ था। कब? 2015 को। कहाँ से किए थे आप सबको पता होगा, पश्चिम बंगाल से किए थे, कोलकाता से। तो वहीं से इसका ऐलान किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी ये गलत है, तो ये 2007 की जगह 2015 होगा। 18 में देखें हम लोग, 18 में देखें क्या दिया है यहाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है। देखिए इसी टाइप का आपको प्रश्न ज़्यादा मिलते हैं, कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है, तो ऐसे भरमाने का होता है। तो आप लोग अगर यहाँ ध्यान नहीं देंगे, गोला नहीं करेंगे, तो आप लोग जो है एग्ज़ाम में गलत कर देंगे। तो यहाँ इसलिए पहले गोला कर दिया करिए, कुछ सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। तो पहला कह रहा है भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है। यस, यही मिलता है। नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा नामक पूरा स्थल से मानव जीवाश्म का प्रथम साक्ष्य मिलता है। जी, यही मिला था, हथनौरा से ही मिला था। ऋग्वैदिक काल की दृश्यद्वती नदी का आधुनिक नाम गंडक है। मेरे भाई ये गलत दिया है। जो ऋग्वैदिक काल की दृश्यद्वती नदी का आधुनिक नाम जो है मेरे भाई, यह गंडक नहीं है। आप लोग जब पढ़े होंगे, अगर ये सब जो प्राचीन इतिहास अगर आप सब पढ़े होंगे तो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे इसके बारे में। ऋग्वैदिक काल में जो दृश्यद्वती नदी है, इसका आधुनिक नाम घग्गर है, तो गंडक नहीं है। क्या है? घग्गर। तो ये गलत है, बाकी सब सही है।
तो हमें गलत पूछा, हमने गलत बताया। 19 वाले में देखें, बहुत बढ़िया सवाल। देखें फैक्चुअल सवाल है, जैन तीर्थंकरों में से किसका निर्वाण स्थल चंपापुरी है। तो मेरे भाई निर्वाण स्थल पूछ रहा है, किसका निर्वाण स्थल यानी जिसकी मृत्यु हुई थी चंपापुरी में है। तो मेरे भाई जैन के 11वें जो तीर्थंकर हैं वासु पूज्य, तो ये जो वासु पूज्य है 19वें का, ये हमारा आंसर हो गया। तो वासु पूज्य, इनका निर्वाण और जन्म दोनों जो है ये चंपापुरी में हुआ था। तो इसे याद रखेंगे आप लोग, बेहतरीन सवाल है। देखें 24 में कह रहा है अशोक के किस अभिलेख की लिपि खरोष्ठी लिपि है। तो इसी बारे में पूछ रहा है कौन सी लिपि खरोष्ठी लिपि में है। तो वो मेरे भाई ये ऑप्शन नंबर डी, ये शहबाजगढ़ी मानसेहरा, ये जो है यहाँ की जो अभिलेख हैं इनकी जो है खरोष्ठी में लिखी गई है। और जगह की अगर बात करें तो और जगह के जो है ब्राह्मी लिपि में वगैरह पाई थी, लेकिन यहाँ की जो है वो खरोष्ठी लिपि में लिखी गई थी। आगे देखें हम लोग 21वें में, देखें क्या दिया है इसमें। ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित दशावतार मंदिर, हम सबको पता है दशावतार मंदिर कहाँ है, यूपी के ललितपुर में। तो इसी के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं, कथनों पर हमें चर्चा करना है, बताना है कौन सही कौन सा गलत। ए वाला नंबर 1, गुप्तकालीन यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित करता है। यस, ये जो दशावतार मंदिर है गुप्त काल में बना था और यह भगवान विष्णु को समर्पित है, तो ये तो सही है। दूसरा पढ़ते हैं, इस मंदिर के द्वार पर गंगा और यमुना देवियों की नक्काशी की गई है। यस, ये भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी दोनों सत्य हैं। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करिएगा आप लोग। कथन को आराम से पढ़ेंगे तो आपको जो है पढ़े होंगे तो याद आ जाएगा। तो यहाँ पर 22वें में देखते हैं क्या लिखा है। बेहतरीन सवाल, कृष्ण राय के संदर्भ में कथन दिया गया है, उस कथनों विचार करके हमें सही उत्तर को बताना है। पहला में पढ़े तो हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में। हम्पी के विट्ठल मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। यस, यही कृष्णदेव राय ही करवाए थे। इनके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया था। तो पुर्तगाली यात्री था जिसका नाम डोमिंगो पायस था मेरे भाई, यही कृष्णदेव राय प्रथम के शासनकाल में आया था। ये भी सही है। अब ये देखें क्या है, ये स्वरोचित संभव तथा आमुक्तमाल्यादा कृष्णदेव राय की रचनाएं हैं। तो यस, ये भी तीनों, ये भी जो है ये स्वरोचित संभव तथा आमुक्त माल्यदा, ये सब जो है कृष्णदेव राय की रचनाएं हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये 22वां का ए, सॉरी 22वां का सी। ये जो है यहाँ पर, सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ गलत बोल दिया, ये जो सी वाला है तीसरा कथन, ये स्वरोचित संभव और आमुक्त माल्यदा कृष्णदेव राय की रचनाएं नहीं है। ये जो रचनाएं हैं मेरे भाई, ये जो उनके समय में थे, जैसे हम लोग जैसे यहाँ देखें तो इसमें मुगल रचनाकार अलसानी पेनुडा थे कभी। तो हम लोग देखते हैं अब 22वां प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन 22वां प्रश्न है। देखें क्या कह रहा है, कृष्णदेव राय के संदर्भ में कुछ कथन दिया है और उन्हीं कथनों को हमें पढ़कर बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो ये देखें, तो पहला जो हमें दिया है कह रहा है कि हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में है। तो हम्पी के विट्ठल मंदिर का निर्माण, विट्ठल मंदिर हम्पी में ही है, तो हम्पी के विट्ठल मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। यस, यही करवाए थे, पहला तो सही है। दूसरा पढ़ें, इनके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया था। यस, कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया था, ये भी सही है। अब यह दिया है स्वरोचित संभव तथा आमुक्तमाल्यादा कृष्णदेव की रचनाएं। नहीं मेरे भाई, ये सब जो रचनाएं हैं ना, ये कृष्णदेव राय का एक राज कवि था इनके दरबार में, उसकी रचनाएं हैं, तो ये कृष्णदेव राय की नहीं है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 सही है केवल। आगे देखें हम लोग 23 में, देखें 23 वाले में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें उस कथन को चुनना है जो गलत है। तो देखिए क्या गलत है इसमें, उसे हमें बताना है। तो अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। यस, पढ़ेंगे आप लोग, तो अबुल फजल ने ही किया है। रॉल्फ फिंच फतेहपुर सीकरी और आगरा आने वाले प्रथम अंग्रेज व्यापारी था। तो यस, रॉल्फ फिंच जो है वो अकबर के शासनकाल में फतेहपुर सीकरी और आगरा आने वाला परी था।
और ये जो सी वाला है वो कह रहा है मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की थी। यस, सही किया था। और ये जो दिया है डी वाला यही गलत होगा, जब 3 सही हो गए तो यही गलत होगा, तो उत्तर हमारा डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थॉमस रो जहांगीर से फतेहपुर सीकरी में पहली बार मिला। तो नहीं मेरे भाई, ये थॉमस रो जो है ये जहांगीर से मिला था, ये तो सत्य बात है, लेकिन फतेहपुर सीकरी में नहीं, यह सूरत में मिला था। फैक्ट्री लगाने की बात किया, तो यही। आगे देखें हम लोग, अब हमारा उत्तर डी हो जाएगा यहाँ। आगे देखें 24 में, देखें यहाँ बढ़िया सवाल है। क्या करा है? किसकी हत्या बैरम खान ने की थी? निम्न में से किसकी हत्या बैरम खान ने की थी, ये हमें बताना है। तो मेरे भाई बैरम खान ने हेमू की हत्या की थी। विक्रमादित्य, जिनका नाम एक अलग से लिया जाता है, हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा जाता है, इन्हीं की हत्या जो है बैरम खान ने किया था। और एक यहाँ आपको और कन्फ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा, ये जो है अधम सिंह, यहाँ जो है ये अधम खान, इसकी हत्या जो है अकबर ने किया था। तो यहाँ पर पूछा है बैरम खान ने किसकी हत्या की थी, तो वो जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेमू की। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत सुमेलित है, इसी को बताना है। चौरी चौरा कांड 1922 में, यस। संथाल विद्रोह 55-56 में हुआ था, यस, ये भी सही है। दक्कन किसान विद्रोह, ये जो दिया है दक्कन किसान विद्रोह, यही गलत है मेरे भाई। क्यों गलत है? दक्कन किसान विद्रोह 1875 में हुआ था, तो ये गलत पूछा था, तो गलत यही था। और वेल्लोर सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी गलत दिया था। आगे देखा जाए 26 में क्या है? एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना कब की गई मेरे भाई, जो 26वां प्रश्न पूछ रहा है, इसकी स्थापना की गई थी 1904 में, ऑप्शन नंबर डी। तो आगे देखा जाए 26वां हो गया, और हम चलते हैं 27वें पर। 27वें में क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के संस्थापकों में से एक थे। तो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के संस्थापक पूछ रहा है, संस्थापक में से कौन एक हैं? जो HN कुंजरू, श्रीराम वाजपेयी, रघुनाथ राव, नारायण मनोहर जोशी। तो यहाँ पर मेरे भाई ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है रघुनाथ राव, ऑप्शन नंबर सी, रघुनाथ राव जो है ये भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के संस्थापकों में से एक हैं। तो ये हो गया हमारा 27वां का, ये उत्तर हो गया। तो आगे चले हम लोग, कब इसकी स्थापना हुई थी मेरे भाई? 1887 में। तो आप लोग याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो है 1887 में हुई थी। आगे देखा जाए 28वें में, उत्तर प्रदेश फिल्म नीति को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी कब प्रदान की गई? तो उत्तर प्रदेश फिल्म नीति को उत्तर प्रदेश सरकार ने कब मंजूरी दिया? फरवरी 2023, फरवरी 2022, जून 23 या जून 22? तो देखिए, इसका जो उत्तर प्रदेश सरकार ने फिल्म नीति को जो दिया है, ये फरवरी 2023, ऑप्शन नंबर ए, मंजूरी दिया गया। तो आगे देखा जाए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के कुछ नृत्य दिए गए हैं, ये क्षेत्र जिला दिया गया है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है इसको हमें बताना है। तो कार्तिक गीत नृत्य जो है ये कहाँ का है? कार्तिक गीत नृत्य जो है ये कहाँ का है? ये जो है बुंदेलखंड, ये तो यहाँ का है। कर्मा नृत्य कहाँ का है? मिर्ज़ापुर सोनभद्र, ये यहाँ का है। और नटवरी नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश। राई नृत्य जो दिया है मेरे भाई यही गलत है, ये जौनपुर में नहीं है। राई नृत्य कहाँ का है? ये जो देखिए, ये जो जौनपुर दिया है ये जौनपुर तो नहीं है। अगर पूछा जाए जौनपुर नहीं है तो कहाँ है? तो राई नृत्य मेरे भाई बुंदेलखंड की महिलाओं का मयूर नृत्य है, ये कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कराया जाता है, तो ये बुंदेलखंड में है। तो याद रखिएगा, जौनपुर में नहीं है। 30 का देखें, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है? तो मेरे भाई ये जो गंडक परियोजना है ये यूपी बिहार की एक संयुक्त परियोजना है, ये जो चल रही है। तो ये क्या है? गंडक में एक नदी घाटी परियोजना है,
और यूपी बिहार की संयुक्त है। इसे नेपाल को भी अगर बन जाएगा ये तो इसे नेपाल को भी लाभ मिलेगा इसमें। 31 में देखें, भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को दो बार पार करती है, या कहीं कहीं आपको मिलेगा कौन सी भारत की ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो मेरे भाई माही नदी आप सबको पता होगा। माही नदी के बारे में अगर थोड़ा सा जानेंगे तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, यानी हमें क्या मिला, ये पश्चिम की ओर बहती है माही नदी। तो आगे चलें 32 में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा गलत है उसे हमें बताना है, कौन सा गलत है। तो मेरे भाई पश्चिम घाटी उत्तर क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। तो ये मेरे भाई गलत है। जो पश्चिमी घाटी आप लोग देखेंगे जो यहाँ गुजरात साइड से लेकर नीचे केरल के लगभग तक है, तो ये पश्चिमी घाट ये जो है उत्तर में जो है कम चौड़ी है, उत्तर में इसकी ऊंचाई कम है और दक्षिण में जैसे आएंगे इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो ये गलत दिया है, यहाँ पर उल्टा दे दिया। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। जब ये गलत है तो बाकी सब सही होंगे। पश्चिमी घाटी में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियों मानी जाती है। तो यही गलत था। आगे देखा जाए 33 वाले में, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में, तो कह रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो पहाड़ी एवं जंगली एरिया है, निम्नलिखित में से कौन से प्रजाति समूह रहता है। तो आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई, जो नॉर्थ ईस्ट का पहाड़ी और जंगली एरिया है वहाँ पर जो है मंगोलायड जनजाति रहती है। मंगोलायड जनजाति के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये यहाँ पर ये जैसे हम लोग जानते हैं मंगोलायड क्या होता है, इनकी जो है आंखें धुसी कपार लंबा सा होता है, अजीब टाइप के लोग लिखते हैं देखने में। आप लोग अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो उसको अब लग जाएगा आपका, कुछ चाइना टाइप के हल्का सा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। 34 में देखें, दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी जिसे कैनियन कहते हैं, तो दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी से निर्मित हुई है। 34वां प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरे भाई। ये जो है निर्मित हुई है पेन्नार नदी से। पेन्नार नदी कहाँ है मेरे भाई, तो हम सबको भारत पता है कि पेन्नार नदी से निर्मित हुई है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो पेन्नार नदी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे। यह देखें 35वां का दिया है, समानांतर फसल का एक उदाहरण है। समानांतर फसल का उदाहरण है यहाँ गेहूँ धान। समानांतर मतलब जो एक ही समय पर बोई जाती हैं, इसको याद रखिएगा। तो आलू धान, तो आलू तो रबी का फसल हो गया, ये धान तो खरीफ का हो गया, तो मैच नहीं किया, गलत है ये। गेहूँ सरसों यस यही सही है। तो गेहूँ सरसों एक ही टाइम की रबी की फसलें हैं ये, और बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ ये मैच कर रहा है। कपास जो है खरीफ की फसल है, गेहूँ रबी की है, आलू रबी की है, ज्वार जो है खरीफ की है। तो ये जो बी वाला इसमें गेहूँ सरसों दोनों रबी की हैं। आगे देखा जाए अगर 36 में, निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें या किनमें शैल के संसाधन पाए जाते हैं, शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न बहुत से आप लोग देखे होंगे एग्जाम में, बहुत से पूछा गया है। तो कैम्बे बेसिन कुल 5 क्षेत्रों में पाया जाता है, पहले आप लोग ये याद रखिएगा। कुल 5 क्षेत्रों में शैल गैस पाई जाती है, जिनमें 3 दिया है, कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो ये मतलब 3 के तीनों में पाई जाती हैं। इस हिसाब से हमारा उत्तर डी हो जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे 2 और क्या है, तो 2 और मेरे भाई जो है उनमें एक गंगा घाटी है, एक असम घाटी, जो इसमें नहीं दिया है, गंगा घाटी और असम घाटी। तो आप सब याद रखिएगा, इन 5 जगहों पर शैल गैस पाए जाते हैं। 37 वाला देखें क्या कह रहा है इसमें, कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है। तो देखिए मेरे भाई एकदम करंट अफेयर का सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। क्या, नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2023 में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। यस, कोई बात नहीं, सब जानते हैं इसे, सही है ये।
लेकिन हमें गलत पूछा है तो गलत हम पकड़ेंगे। बांग्लादेश के असरद नदीम ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था। तो मेरे भाई ये गलत कहाँ है, यही गलत है। ये बांग्लादेश के नहीं, ये पाकिस्तान के थे। तो इसका मतलब ये गलत यही दिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो गया। तो पाकिस्तान के असरद नदीम इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था और इसमें बांग्लादेश दे दिया, इस वजह से ये गलत था। तो विश्व एथलेटिक चैंपियन 2023 में ये सब तो सही हैं। हंगरी में हुआ था, राजधानी बुडापेस्ट में, और नीरज चोपड़ा ने इसमें 88.17 मीटर भाला फेंक कर जो है ये जीता था स्वर्ण पदक। तो ऑप्शन बी गलत था। 38 में देखें क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा सा हम पढ़ा करते हैं प्रश्न को। 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के संदर्भ में, 31वां वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के संदर्भ में कुछ कथन दिया है, उन्हीं कथनों पर विचार करना है। देखिए 31वां वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुआ था ये चीन में हुआ था। क्या हुआ था मेरे भाई, चीन में। तो ये तो हमारा कथन नंबर 1 तो बिल्कुल सही है, ये कथन 1 तो बिल्कुल सही है। और कथन 2 में भारत ने इसमें 11 स्वर्ण 5 रजत और 10 कांस्य पदक जीता था। तो यानी भारत ने इसमें कुल 26 पदक जीता था। तो 26 में से 11 स्वर्ण 5 रजत और 10 कांस्य, तो इसका मतलब हमारा दोनों कथन सत्य हैं। 39 देखें, मैचिंग का सवाल है। मैचिंग का सवाल बहुत बेहतरीन होता है, ये आपको गलत नहीं करने देगा और गलत नहीं होता है, क्योंकि आप लोग लगाएंगे अगर एक तरफ ज्वालामुखी दिया है दूसरी तरफ देश दिया है, किस देश में कौन सी ज्वालामुखी पाई जाती है। तो सबसे पहले मेरे भाई आप लोग जो आता है उसी को मिला लीजिए। माउंट एटना इटली में है, दोनों का टटा नाम है, तो इसलिए याद रख लेंगे आप लोग। माउंट एटना इटली में है। और माउंट रेनर कहाँ है, ये यूएसए में है। तो A4 पर B2 पर, तो इस हिसाब से हमारा A4 B2 पर, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। देखिए मैं 2 ही आ रहा था, हम लोगों ने उत्तर का पता लगा लिया। और अगर आप लोग मिलाना चाहें तो इसके हिसाब से C1 पर मिला दीजिए, यहाँ पर जो A4 पर और B2 पर, और यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो देखिए ये हमारा 39 सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। ये सवाल जो है मैचिंग वाला है, और मैचिंग वाला सवाल कभी आपको गलत नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा भी आता रहता है, फिर भी आपका काम बन जाता है। देखो कैसे कैसे हम लोग अपना काम बनाते हैं। यहाँ ये माउंट एटना जो दिया है, माउंट एटना कहाँ है मेरे भाई, आप सबको पता होगा। माउंट एटना इटली में है, दोनों में टाटा नाम है, ये तो हो गया। और ये माउंट रेनर ये कहाँ है, यूएसए में है। तो देखिए 2 हो गया, B1 पर जाना चाहिए और A4 पे आना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा कथन नंबर 20 सही फिट बैठ रहा है, A4 पर और B1 पर। और इस हिसाब से हमारा दोनों बन गया, हमें उत्तर मिल गया। और अगर हम मैच करने के लिए और देखें तो C को 2 पे मिला दीजिए, मैक्सिको, और माउंट एपो को फिलीपींस में, तो हमारा काम बन गया। तो इस हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे देखें 40 में, 40 में देखते हैं हम लोग क्या, बहुत बढ़िया सवाल यहाँ पर है। देखें क्या है, निम्नलिखित में से किन देशों के साथ इजराइल की सीमा साझा होती है। मतलब इजराइल के साथ किन किन देशों की सीमा साझा होती है, इस दिए हुए कथन में हमें बताना है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो प्रश्न हमसे पूछा है, इजराइल के साथ कितने देश सीमा साझा करते हैं, उसको हमें यही बताना है। तो इजराइल के साथ लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, ये सब सीमा साझा करते हैं। आप लोग मैपिंग से सवाल उठाया है, अगर वर्ल्ड का मैप उठा के देखेंगे तो आप लोग इसे समझ जाएंगे। तो ये हो गया। आगे देखें 41 में, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों मतलब जिसे ग्रेट लेक्स बोला जाता है, 5 झीलों को, तो पूर्व से पश्चिम की ओर तो का उनका क्रम बताना है। हमें पूर्व से आना है पश्चिम की तरफ, कौन कौन सी पड़ती हैं उन्हीं को क्रम में बताना है। इसके पहले ये सवाल आ चुका है, वो पश्चिम से पूर्व पूछा है। तो जो लोग उसे पढ़े रहेंगे उनके दिमाग में नहीं रहेगा तो लोग उसी को लगा देंगे। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, ये पूरब से पश्चिम पूछ रहा है, पूरब से पश्चिम। तो मेरे भाई देखिए जो सबसे पूरब में है वो क्या है, ओंटारियो है। थोड़ा सा और पश्चिम आएंगे तो ईरी मिलेगा, थोड़ा सा और पश्चिम आएंगे तो ह्यूरॉन, थोड़ा सा और पश्चिम मिशिगन, और सबसे पश्चिम में सुपीरियर झील। तो ऑप्शन नंबर C हमारा सही है। मैप में आप लोग देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। क्या करा इसमें,
एक तरफ तमाम वनों के नाम दिया है और दूसरी तरफ ये वन कहाँ पाए जाते हैं, इनके जोन का नाम दिया है। अब हमें इसको मिलाकर बताना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपका, ये गलत नहीं होगा ऐसे प्रश्न। देखिए क्या करना है इसमें, पहले तो हम लोग देखेंगे, देखें ये महोगनी एवं रोजवुड, ये ऐसे वन है जहाँ बहुत ज़्यादा जल पाया जाता है, वहीं उगते हैं। तो ये कहाँ उगते हैं मेरे भाई, ये विषुवत रेखी वन है। ये कहाँ पाए जाते हैं, विषुवत रेखी वन है ये महोगनी एवं रोजवुड विषुवत रेखी वन। और मानसूनी हमें पता है अपने भारत में पाए जाते हैं सागौन और शाखू, तो ये आ जाएगा इस पर। भूमध्य सागरी वन कहाँ पर, भूमध्य सागरी वन कौन है, आलू बुखारा और जैतून, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, भूमध्य सागरी वन। कोणधारी वन चीड़ तथा फर हैं। तो इस हिसाब से अब हम लोग देखें हमारा कौन मैच कर रहा है। ए वाला जाएगा 3 पे, बी वाला जाएगा 4 पे, सी वाला जाएगा 1 पर और डी वाला आएगा 2 पर। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए हुआ सही। बेहतरीन प्रश्न है। आगे चलते हम लोग देखते हैं 43। देखिए 43 में क्या कह रहा है, बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। कुछ नीचे जीव दिए गए हैं माइक्रो लेवल के, और उन पर विचार करने का और उसमें बताना है जैव उर्वरक रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो मेरे भाई हम सबको पता है जैव उर्वरक रूप में जैसे राइजोबियम, एजोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, नीलहरी शैवाल, ये सब जो है जैव उर्वरक में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन ये नहीं है, इसमें नॉस्टॉक है, इसका प्रयोग जो है जैव उर्वरक में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। नॉस्टॉक मतलब ये किससे संबंधित है मेरे भाई, नीलहरी शैवाल से संबंधित है। तो आगे चले हम लोग देखते हैं 44 में। देखिए क्या कर रहा है 44 वाले में, 44वां में देखें क्या कर रहा है। देखिए 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है, उसी को हमें बताना है। तो हम लोग अगर पहला पढ़ें तो देखें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को दिया गया है। मान लीजिए ये हमें नहीं आता है, क्या कर रहा है। बी वाला अगर हम लोग पढ़ते हैं तो कह रहा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को दिया गया। तो मान लीजिए हमें ए भी कन्फर्म नहीं है। देखिए ऐसे पूछता है जो चर्चा में रहता है। एक चीज़ यहाँ दिया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट तथा पल्लवी जोशी को दिया है। मेरे भाई यही गलत है। जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया है, एक तो आलिया भट्ट को दिया गया है और दूसरा कृति सेनन को दिया गया है, कृति सेनन को। तो यहाँ पल्लवी नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब यही सी वाला गलत है, बाकी सब सही थे अपनी जगह पर। तो हमें गलत पूछा, हमने गलत को बताया। आगे देखें हम लोग 45 वाले में। देखिए बेहतरीन प्रश्न है पर्यावरण से। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। पर्यावरण के संतुलन के संरक्षण से संबंधित कौन है मेरे भाई, वन नीति। बिल्कुल सभी को पता है वन नीति बनेगी। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 ये भी है। औद्योगिक नीति, ये दोनों तो प्रत्यक्ष हैं, ये दोनों तो डायरेक्ट वन के संरक्षण संबंधित हैं, लेकिन ये दोनों भी हैं, ये दोनों इनडायरेक्ट है। औद्योगिक नीति से भी पर्यावरण संरक्षण होगा, शिक्षा नीति से भी पर्यावरण का संरक्षण होता है। तो इसका मतलब चारों हैं। तो अगले पेज पर इसका आपको विकल्प दिखेगा। तो यहाँ पर आ गया, सभी चारों थे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्या कह रहा है इसमें, कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। देखिए क्या लिखा है, जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। तो घनत्व प्रवणता को दर्शाता है मेरे भाई एकोक्लाइन, पिनोक्लाइन हो जाएगा। पिनोक्लाइन जो है ये जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। यदि जल निकाय में लवणता की प्रवणता को कौन दर्शाता है तो हेलोक्लाइन। अगर पूछे जल निकाय में तापमान की प्रवणता को कौन दर्शाता है तो थर्मोक्लाइन। ये आप लोग याद रखिएगा। फिलहाल जल निकाय में घनत्व प्रवणता को पिनोक्लाइन दर्शाता है। आगे देखा जाए मेरे भाई, देखें क्या है, करा है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। हमें पता है IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये कब बना था, ये रेड डाटा बुक क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। रेड डाटा बुक ऐसा बुक होता है मेरे भाई जिसमें जो है जो ऐसे जीव जंतु जो विलुप्त होने की कगार पर होते हैं, उसमें इनको रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है, रेड डाटा बुक में। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है 1964 में किया गया था। आप सबको सभी चीज़ें बताते चल रहे हैं जिससे आप लोग को इधर उधर अगर घुमाए तो आप लोग जो है इसको पकड़ सकें।
आगे देखते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण मुख्यतः निम्न में से किसकी वजह से है। तो इसमें कह रहा है मेरे भाई जलवायु परिवर्तन का कारण निम्न में से किसकी वजह से है। ग्रीन हाउस गैस से भी होती है, ओजोन परत का अवक्षय होगा तो उससे भी होगा, प्रदूषण से भी होगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, यानी सभी से होता है। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखें हम लोग 49 में क्या है, ब्लू कार्बन क्या है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है मेरे भाई। ब्लू कार्बन, तो लोगों को लगेगा कि नीला कार्बन, नहीं मेरे भाई। ब्लू कार्बन ऐसा कार्बन, ब्लू मतलब नीला, नीला आसमान होता है, आसमान मतलब वायुमंडल, यानी जो वायुमंडल में कार्बन है, जो कार्बन वायुमंडल में है और समुद्र और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सिंक कर लिया जाता है, तो उसी को ब्लू कार्बन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों के द्वारा प्रग्रहित कार्बन। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। आगे देखा जाए हम लोग 50 में क्या है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती तीनों का संयोजन है। तो हमें पता है मेरे भाई, मैंग्रोव वन जहाँ तटीय एरिया होता है, बहुत ज़्यादा दलदली एरिया होता है, वहाँ पाए जाते हैं, मतलब वहाँ मैंग्रोव वन भी पाया जाता है, सदापर्णी वन, पर्णपाती तीनों, तो तीनों अंडमान और निकोबार दक्षिण द्वीप समूह पर पाए जाते हैं जो भारत में। तो आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड NAEB, तो राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी। तो मेरे भाई NAEB की स्थापना भारत सरकार ने 1992 में किया था। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ये जो आपका 40 नंबर 1 है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। 52 वाला देखते हैं, करा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। मेरे भाई पाखुई वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है, ये वाला। तो आगे देखते हैं हम लोग, अब ये आगे देखें क्या है इसकी पाखुई तो हो गया हमारा 52। 53 में क्या है, देखिए 53 में कह रहा है, नारगोनो कराबाख क्षेत्र, क्या नाम है, नारगोनो कराबाख क्षेत्र सितंबर-अक्टूबर 2023 में चर्चा में रहा था। हमें पता है मेरे भाई, आर्मेनिया और अजरबैजान का ये क्षेत्र है नारगोनो कराबाख। अभी इन दोनों आर्मेनिया और अजरबैजान में ये वाला जो क्षेत्र है, अभी सितंबर-अक्टूबर में बहुत ज़्यादा विवादित क्षेत्र था, तो इनके बीच झगड़ा का मामला बहुत उठा था, तभी ये चर्चा में आया था। तो ये आर्मेनिया और अजरबैजान से संबंधित हैं, विवादित ज़मीन है, झगड़ा का। आगे देखा जाए 54 में क्या कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP COP28 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो हमें पता है मेरे भाई, COP28 का आयोजन ये यहाँ संयुक्त अरब अमीरात में। COP28 का आयोजन जो है ऑप्शन नंबर 20 संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। आगे देखें 55 में क्या कह रहा है, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कण का आकार कितना होता है। तो पहले आप ये जान लीजिए, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कण क्या होते हैं। तो मेरे भाई श्वसनीय सूक्ष्म कण ऐसे होते हैं जिनको अपने श्वास के माध्यम से जो है वो नासिका झिल्ली को पार करके, हमारे नाक में जो होती है ना, उसको पार करके आपके फेफड़े में पहुंच जाती है। तो ऐसे प्रदूषण को जो है श्वसनीय सूक्ष्म कण कहते हैं, ऐसे कणों को। तो इनका आकार 5 माइक्रोन से कम होता है, यानी बहुत छोटे होते हैं, तभी वो नासिका झिल्ली को पार करके फेफड़े तक पहुंच जाते हैं। तो याद रखिएगा 5 माइक्रोन से कम। तो हम लोग चलते हैं 56 में, देखें 56 में क्या है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये, आप लोग इसे याद रखेंगे थोड़ा सा। देखिए 56 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के प्रश्न आप देखेंगे बहुत सारा बना है। कह रहा है यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। तो आप लोग पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए, यमुना एक्शन प्लान जो है मेरे भाई, यमुना एक्शन प्लान जो है 1993 में इसका आयोजन किया गया था, यमुना एक्शन प्लान का। और कैसे किया गया था आप सबको पहले ये पता होना चाहिए। ये पहले गंगा एक्शन प्लान के बारे में, तो गंगा एक्शन प्लान जो शुरू हुआ था मेरे भाई 1985 में हुआ था। तो उसके बाद फिर गंगा एक्शन प्लान का जब दूसरा चरण कब शुरू हुआ, यही 1993 में।
तो 1993 में जब गंगा एक्शन प्लान का दूसरा चरण शुरू हुआ तो इसी दूसरे चरण के तहत यमुना एक्शन प्लान और गोमती एक्शन प्लान भी शुरू हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, गंगा एक्शन प्लान के दूसरे चरण में यमुना एक्शन प्लान भी शुरू हुआ था 1993 में। और चलते हैं हम लोग आगे 57 में देखते हैं, चौखंडी स्तूप, जहाँ पर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से पहली बार मिले थे। तो मेरे भाई हम सबको पता होगा, हम लोग ऐसे सुनते हैं कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सबसे पहले कहाँ शिक्षा दी, तो जहाँ अपने शिष्यों से मिले होंगे चौखंडी स्तूप। चौखंडी स्तूप कहाँ है? वाराणसी बनारस में है। वहीं पर अपने शिष्यों से मिले थे और उन्हें पहली बार शिक्षा दिए थे। तो आगे देखा जाए, देखिए एक जनसंख्या नीति पर प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न। 58 में क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति जो 21-30 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है, इसको बताना है हमें। तो देखिए जनसंख्या नीति अगर जो उत्तर प्रदेश की आई थी उसके पढ़े होंगे, तो राज्य में कुल प्रजनन दर को 2026 तक 2.1 तक प्रतिशत तक करना है। कितना? 2.1% करने का लक्ष्य रखा गया है 2026 तक। ये तो सही है, लेकिन हमें गलत बताना है। दूसरा पढ़ते हैं, राज्य में कुल प्रजनन दर को वर्ष 2030 तक 1.9% तक करने का लक्ष्य रखा है। जी, 2026 तक 2.1, 2030 तक 1.9% करने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा अगर हम लोग पढ़ें सी वाला, तो कह रहा है औसत जीवन प्रत्याशा को 2030 तक 72 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया। नहीं मेरे भाई, 72 वर्ष करने का लक्ष्य नहीं रखा गया है, बल्कि 69 वर्ष करने का ये लक्ष्य रखा गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो और मातृ मृत्यु दर 2030 तक 98 तक लाना है, ये भी लक्ष्य है। तो ये सही है। तो हमें पूछा है गलत, गलत तो यही सी वाला है। क्यों गलत था? 72 जगह पर ये 69 होना चाहिए था। आगे देखा जाए, 69 वाला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त नहीं रहे हैं? उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन नहीं रहे हैं मेरे भाई? तो यहाँ पर आप लोग एक नाम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में, न्यायमूर्ति सैयद रफत आलम। तो न्यायमूर्ति सैयद रफत आलम जो है ये उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त नहीं थे, बल्कि ये जो नाम ये यहाँ है सैयद रफत आलम, सैयद रफत आलम मेरे भाई ये जो है मानवाधिकार आयोग के, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। ये लोकायुक्त नहीं थे। तो इसे याद रखिएगा आप सब। आप लोग कमेंट में बताइए कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है, कमेंट में बताइएगा। आगे देखते हैं हम लोग 60 में। इसमें देखें क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा जिसका सतत विकास लक्ष्यों के तहत समाधान नहीं किया जाता है। तो हमें पता है मेरे भाई, सतत विकास लक्ष्य SDG, सतत विकास लक्ष्य में जो मतलब सतत विकास लक्ष्य, कुल बड़े जो मुख्य लक्ष्य हैं वो 17 हैं, 17 सतत विकास लक्ष्य हैं। इनमें मानवाधिकार नहीं है, बाकी सब हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शून्य भूखमरी, पर्यावरण समर्थनीयता, लेकिन मानवाधिकार नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि सतत विकास लक्ष्य में ये मानवाधिकार नहीं है। 61 में देखा जाए, 61 मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। IAS PCS हर जगह इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखें क्या कर रहा है, रामसन कन्वेंशन भारत जिसका हस्ताक्षर करता है किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है। तो हमें पता है मेरे भाई, रामसन कन्वेंशन जो है ये आर्द्रभूमि से संबंधित है। कैसे? रामसर कहाँ है? ईरान में। हम सबको पता है मेरे भाई 1971, ये रामसर, पहले ये जान लीजिए रामसर है कहाँ, तो ईरान में है मेरे भाई। ये कहाँ है? कैस्पियन सागर के तट पर ईरान में है। 1971 में यहाँ एक जो है सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में आर्द्रभूमियों के संबंध में चर्चा किया गया, इसको बचाने के लिए, इसके महत्व के बारे में ये यहाँ पर एक मतलब सम्मेलन हुआ। और एक बात और यहाँ पर जानिए, ये 1971 में हुआ, लेकिन ये लागू कब से हुआ? 1975 से। 1975 से ये लागू हुआ। इसके 7 साल बाद 1982 में भारत इसमें शामिल हुआ। तो इतना चीज़ें डेट याद रखिएगा तो आपके लिए काम बन जाएगा। 62 में हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग बड़ा करें इसे, देखें क्या है इसमें। 62 में बायोगैस में मुख्यतः होता है, तो हम सबको पता है मेरे भाई, बायोगैस अवायवीय प्रक्रम के द्वारा बनाए जाते हैं।
अवायवीय श्वसन के माध्यम से बायोगैस बनता है, जिसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस होती है बायोगैस में। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें हम लोग 63 में। 63 में क्या है देखें, कौन सा प्रदूषक अपने हानिकारक प्रभाव के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। तो हानिकारक प्रभाव के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सल्फर जो है अम्ल वर्षा से संबंधित है, सही है। ये नाइट्रिक यौगिक जो है क्लोरोलिसिस, ये गलत है मेरे भाई, तो ये मैच नहीं कर रहा है, ये गलत है। नाइट्रोलिसिस यौगिक क्लोरोलिसिस के हानिकारक संबंधित नहीं है ये, बल्कि जब इसकी ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से होता है। आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन जो है कैंसर, और SPM शॉर्ट पार्टिकुलेट मैटर ये कम दृश्यता वाला इससे संबंधित है। लेकिन इन नेगेटिव पूछा था कौन सा नहीं है और हानिकारक प्रभाव के संबंध में, तो नाइट्रोजन यौगिक क्लोरोलिसिस में हानिकारक प्रभाव के संबंध में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 64 अगर देखें हम लोग, देखिए यहाँ पर मैचिंग वाला है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अगर आप लोग देखेंगे, देखिए क्या है इसमें, यहाँ एक दिया है मेरे भाई अनुसंधान परिषद और विभाग कुछ दिए हैं, और इनकी स्थापना कब हुई थी डेट दिया है, तो इसी को हमें मिलाना है। तो जो सबसे पहले आपको आता है उसी को मिला दीजिए। देखिए यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी मेरे भाई, इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1929 में हुआ था। कब? 1929 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुआ था। यहाँ पर दो चीज़ें आपको एक ही तरह मिल रही होंगी, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, यहाँ परिषद है, और यहाँ दिया है औद्योगिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, तो दोनों नाम एक ही है, यहाँ केवल परिषद हो गया है, यहाँ विभाग हो गया है। जो परिषद वाला है इसकी स्थापना जो है 1900 शायद नहीं, ये परिषद वाला है इसकी स्थापना जो है 1942 में हुआ था, इसकी स्थापना 1942 में, और ये जो विभाग वाला है इसकी स्थापना 1985 में हुआ था। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें, अब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। तो ए 3 पर गया, बी 4 पर गया, तो इस तरह से आप लोग को हो गया। तो आप लोग पूरा याद रखिएगा। और जो सी वाला है ये भारतीय मेडिकल साइंस अनुसंधान परिषद, ये 1911 में। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, तो पूरा सही हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 65 में क्या है, यहाँ पर एक तरफ जनसंख्या सिद्धांत दिया है और दूसरी तरफ उसके सिद्धांतकार हैं, ये हमें मैच कराना है। तो देखें इसमें क्या है, जनसंख्या, देखिए एक माँ दिया है जनसंख्या सिद्धांत में सामाजिक कोशिकी सिद्धांत, तो सामाजिक कोशिकी सिद्धांत ये ड्यूमोंट ने दिया है, तो बिल्कुल सही है, ये सही है। ये प्रजनन सिद्धांत, जनसंख्या प्रजनन सिद्धांत किसने दिया है, तो स्पेंसर ने दिया है, बिल्कुल सही। आहार सिद्धांत इसमें बात किया है मेरे भाई, आहार सिद्धांत 65वें वाले में, तो आहार सिद्धांत थॉमस डबल डे ने किया है, हेनरी जॉर्ज ने किया है। किसने किया है? थॉमस डबल डे ने। तो यहाँ पर याद रखिएगा थॉमस डबल डे ने किया है। इन्होंने कहा कि जो विकास की मुख्य भूमिका होती है वो खाने पीने वाली चीज़ों में अगर शुद्धता रखा जाए तो सरकार को बहुत ज़्यादा विकास पर ध्यान नहीं देगा, जनता अगर स्वस्थ रहेगी तो विकास अपने आप कर लेगी। तो यही था इनका ये ऑप्शन सी, थॉमस डबल डे। 66 में अगर हम लोग देखें, निम्नलिखित समितियों या आयोगों में से कौन मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो मूल कर्तव्यों से संबंधित कौन है मेरे भाई, यहाँ समिति या आयोग का कुछ नाम दिया है, कौन मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो हमें पता है मेरे भाई सबसे पहले स्वर्ण सिंह समिति, इन्हीं समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से। और ये कहाँ से लिया गया था, तो वर्तमान जो रूस है सोवियत संघ, वहाँ से लिया गया था। तो एक तो ये स्वर्ण सिंह समिति है। अब आप लोग एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं ध्यान से, सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग जो है मेरे भाई यह मूल कर्तव्यों से नहीं बल्कि केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है सरकारिया आयोग। तो इसका मतलब जिसमें 3 होगा वो गलत हो गया, इसमें भी 3 है ये भी गलत, इसमें भी 3 है ये भी गलत, इसमें भी 3 है ये भी गलत, हमारा ये सही होगा 1 और 2। तो न्यायमूर्ति वर्मा समिति ये मूल कर्तव्यों को लागू करने के संबंध में 1998 में बनाई गई थी, और स्वर्ण सिंह समिति जो है 1976 में बनाई गई थी। और सरकारिया आयोग जो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है मेरे भाई, तो ये बनाई गई थी 1983 में।
सब चीज़ें याद रखिएगा, कोई भी चीज़ छूटने ना पाए। तो मूल कर्तव्यों से संबंधित यही दोनों हैं। आगे देखा जाए 67 में, तो 67 में यहाँ पर क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। देखिए 31वां संविधान संशोधन जो हुआ है ये लोकसभा सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित था। तो ये था कि नहीं था अभी ये देखा जाएगा। क्लियर नहीं है आपको तो आगे देखिए। 52वां तो सभी को मालूम है, दल बदल से संबंधित आया था राजीव गांधी की सरकार में। और जो 69वां संविधान संशोधन है इसमें लिख दिया है बांग्लादेश के बीच, भारत बांग्लादेश के बीच भूभाग समझौता। ये गलत है मेरे भाई। तो कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी वाला सुमेलित नहीं है। क्यों? ये भारत और बांग्लादेश में जो भूभाग की अदला बदली वाला मामला आया था ये 100वां संविधान संशोधन से संबंधित था। 69वां संविधान संशोधन क्या है कि राज्यसभा लोकसभा में SC ST और आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित जो लोकसभा या विधान परिषद में विधानमंडल में है उसकी प्रतिनिधित्व बनाए रखने से, तो इसमें है। तो आगे चले हम लोग, यही गलत था। और 102वां तो सभी को मालूम है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो आगे देखा जाए 68 में, देखें क्या है, बहुत बेहतरीन सवाल है यहाँ पर। करा है यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र 25 सितंबर 2023 को रियाद सऊदी अरब में संपन्न हुआ। यस, सही है ये। और दूसरा वाला क्या कह रहा है, इस वर्ष समिति ने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 42 नए स्थलों को चयनित किया और 5 स्थलों के विस्तार को मंजूरी दी है। तो जी भाई ये भी सही है। तो जो इस वर्ष यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में 42 स्थलों को शामिल किया, उसमें भारत के भी 2 स्थल शामिल हैं विश्व विरासत में शामिल किए गए। जो 42 अभी शामिल किया गया इसमें भारत का भी 2 ठो शामिल किया गया। वो भारत का कौन कौन से हैं मेरे भाई, आप सबको पता होगा। एक शांति निकेतन और होयसल मंदिर 2 ठो किए गए। तो इस हिसाब से भारत के पास अब कुल 42 स्थल हो गए यूनेस्को में। तो हमारा दोनों कथन सही है, ये वाला ये वाला। तो 68 हो गया। हम लोग चलते हैं ये 69 पे। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन था, यहाँ कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी सही था उसका, 1 और 2 दोनों। तो 69 वाला देखें अगर हम लोग, तो इसमें दिया है, अगर हम लोग ये कथन 1 को अगर पढ़ते हैं तब कथन 1 में कह रहा है कि वर्ष 2023 को यूनेस्को विश्व धरोहर समिति ने 42 नए स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया और वर्तमान में 42 स्थल विश्व विरासत से संबंधित है। तो यस, दोनों सही हैं। अभी मैंने इसके बारे में थोड़ा चर्चा किया, तो यही सही है। आगे देखा जाए अगर, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया। तो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज हैदराबाद जो है लॉन्च किया है, हैदराबाद में। आगे देखें हम लोग 71 में अगर देखते हैं क्या दिया है, ये कथन कारण वाला है, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। यहाँ पर देखेते हैं, पहले क्या दिया है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। बिल्कुल, दुनिया भर से सबसे बड़ा संविधान भारत का ही है। आगे अगर हम लोग देखें तो मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका, कारण इसमें दिया है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। जी, दोनों कथन सही है, लेकिन ये कथन ए का कारण ये नहीं है आर। भारत का संविधान सबसे लंबा इसलिए है क्योंकि उसमें केंद्र और राज्य दोनों के प्रावधान शामिल हैं। तो यहाँ पर ये इसका कारण स्पष्ट नहीं कर पा रहा है आर, लेकिन दोनों सही हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। आगे देखते हैं हम लोग 72 में। देखिए यहाँ पर मैचिंग वाला सवाल है, और मैचिंग वाले सवाल आपके गलत नहीं होते हैं, बहुत बेहतरीन होते हैं, मज़ेदार होते हैं। ये कैसे सॉल्व करेंगे, सिर्फ तरीका आपको पता होना चाहिए। देखिए 72 में अनुच्छेद 14 जो है, अनुच्छेद 14 हम सबको पता है समानता के अधिकार से संबंधित है, और अनुच्छेद 36 जो है ये DPSP नीति निदेशक तत्व से संबंधित है, और अनुच्छेद 368 जो है ये संविधान संशोधन संबंधित है, और 74 मंत्री परिषद से। इस हिसाब से हम देखें तो हमारा डी 1 पर आना चाहिए, ए 3 पर, यानी ए वाला 3 पर आना चाहिए। तो ये
और बी वाला 4 पर। तो हमारा इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। तो सिंपल सा प्रश्न था ये। आगे देखा जाए 73 में, देखिए इसमें क्या कह रहा है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों की अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। तो मेरे भाई अगर आपको दे मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये जो 4 राज्य हैं, इनके यहाँ के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित वो 6वीं अनुसूची में दिया है। लेकिन इसके अलावा जितने भी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है वो 5वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखा जाए, देखिए 74 में क्या दिया है। पहले देखिए, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, हम लोग खूब नाम सुनते हैं, ये सरकार संसदीय व्यवस्था वाली है। तो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार का मतलब ये होता है कि वह सरकार जो है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मतलब सरकार जो है संसद प्रति उत्तरदायी होती है। ये जो सरकार संसद प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। यस, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग 75 में अगर देखें, कथन कारण वाला है। ऐसे सवाल जिस तरह से आरओ में आपके सवाल पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पर ये है। तो आप लोग इससे भागिएगा नहीं, उबिएगा नहीं। तो देखें क्या है यहाँ 75 में, ये कह रहा है जो कथन है, भारत का राष्ट्रपति परोक्ष यानी इनडायरेक्ट निर्वाचित होता है, यानी उसे जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है बल्कि जनता के प्रतिनिधि चुनते हैं। कारण दिया है, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो यस, तो निर्वाचित जो भारत का, एक तो ये भी सही हो गया, और भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, दोनों सही है। और इसका ये कारण भी व्यक्त कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो बिल्कुल सही। आगे देखा जाए, देखिए 76 में क्या कह रहा है, 46 में बेहतरीन सवाल है ये। कह रहा है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को किसने आविष्कार किया है। तो मिथक और कहावत के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किसने किया है, सॉरी इसमें अस्वीकार लिखा है। तो प्रशासन के सिद्धांतों का मतलब मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किसने किया है। तो इसमें जो दिया है मेरे भाई, हर्बर्ट साइमन। ऑप्शन नंबर ए 76 में यही हो जाएगा। तो इन्होंने जो है मिथकों कहावतों के आधार पर प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया है, और जबकि ये तीनों नाम जो है ये सब स्वीकार किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आगे देखा जाए 77 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करके हमें बताना है कौन सा कथन हमारा सही है। तो देखें, अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, ये वाला है प्रश्न। ये कई टाइप का ये प्रश्न आप लोग हमेशा पढ़े होंगे, कई जगह पूछा गया है ये। तो ये तो सही है, इसमें हमें बताना है कौन सा सही है। तो यही बताना है हमें 77 वाले में सही कौन सा है। तो अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है, नहीं भाई, ये संपत्ति के अधिकार से संबंध नहीं है इसका। व्यापार, वाणिज्य ये और समागम ये इससे संबंधित है। तो ये गलत हो गया। संपत्ति का अधिकार एक विविध अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। यस, ये दूसरा सही है। और तीसरा क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का कांग्रेस सरकार द्वारा 44वां संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया था। नहीं भाई, ये तो सही है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन कांग्रेस सरकार नहीं बल्कि पहली बार जो गैर कांग्रेस सरकार आई थी जनता पार्टी, उसके द्वारा किया गया था। तो ये जिसमें 3 होगा वो गलत हो जाएगा। तो ये 3 है, इसमें ये 3 है, ये केवल 2 सही है। इस तरह से भी आप एलिमिनेट करके भी लगा सकते हो। अगर ये दोनों आपको नहीं मालूम है तो एलिमिनेट लगाओगे, क्योंकि तीसरा सबको मालूम होता है। तो तीसरा नहीं होगा जिसमें, वही उत्तर होगा। तो तीसरा इसमें नहीं था, तो यही उत्तर है इसका। अगर हम लोग 78 में देखते हैं, अगर इसकी बात करें तो यहाँ क्या कर रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। तो मेरे भाई आप लोग DPSP पढ़ेंगे, उसका लास्ट अनुच्छेद जो 51 है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। 79 वाचक गण का भाग है परंतु उसके महाभियोग में जो है भाग नहीं लेता। यानी कौन सा ऐसा है
कौन सा निर्वाचक गण का भाग राष्ट्रपति को चुनता है लेकिन उसको हटाने में भूमिका नहीं निभाता? तो देखिए, लोकसभा राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं होती हैं। ये नहीं होता है राज्यों की विधान परिषदें। लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाने यानी महाभियोग करने की बात आती है तो राज्य की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं, केवल लोकसभा और राज्यसभा भाग लेती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? मतलब निर्वाचन में भाग तो लेती है लेकिन महाभियोग में नहीं लेती। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये राज्यों की विधानसभाएं। ये 80 देखते हैं हम लोग। देखिए 80 में क्या है, मस्त प्रश्न है यहाँ पर। ये 32वें व्यास सम्मान के लिए किस हिंदी लेखक को चुना गया है? तो 32वें व्यास सम्मान के लिए एक हिंदी लेखक हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, इन्हीं को चुना गया है व्यास सम्मान देने के लिए। इन्होंने एक अपनी बहुत अच्छी जो है रचना लिखी है, पागल खाना। तो पागल खाने के लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया जा रहा है। आगे देखा जाए 81 में क्या कह रहा है, कोई विधेयक जिसे केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है तो उसे, तो इसके कहने का मतलब है मेरे भाई, एक आपको घुमा के कह रहा है, अगर इसे स्पष्ट भाषा में कहा जाए, कह रहा है कि कोई विषय यदि अनुच्छेद 110 से संबंधित नहीं है तो वह किस में पेश किया जाएगा? कोई विधेयक है तो आप सबको पता होगा 110 जो है वो धन विधेयक से संबंधित है और धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, और धन विधेयक नहीं है तो वो किसी भी लोकसभा में, किसी भी सदन में पेश किया जाए, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा। तो इसका मतलब कोई विषय 110 से संबंधित नहीं है, इसका मतलब यह धन विधेयक नहीं है। तो धन विधेयक नहीं है तो वह किसी भी सदन के, किसी भी संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 82 अगर हम लोग देखें, एक तरफ अधिनियम दिया है, दूसरा तरफ उसका वर्ष दिया है, कौन सा कब आया था। तो हमें पता है मेरे भाई, ये अंग्रेज बनाए थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ये बना था। तो राजद्रोह सभाओं को रोकने का अधिनियम 1911 में आया था, 1908 में नहीं। तो 1911 में राजद्रोह को रोकने के लिए ये कानून बना था कि इनके खिलाफ, क्योंकि बहुत से जो स्वतंत्रता सेनानी थे अपना विद्रोह कर रहे थे ये सब, तो उनको राजद्रोह का कानून इसलिए बनाए थे कि इसी कानून को लगाकर उनको बंद कर दिया जाए। वो लोग जो है राष्ट्रवाद को या फिर स्वतंत्रता को पाने के लिए जो संघर्ष कर रहे थे वो न कर पाए। आगे देखा जाए, देखें 83 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 249 खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं होगा। तो मेरे भाई जो अनुच्छेद 249 क्लॉज 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव होते हैं वो 1 साल से अधिक के लिए नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। देखें अब हमारा आ गया जो है बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, यहाँ से 10 प्रश्न आपको मैथ रीजनिंग के मिलेंगे। तो इसे आप लोग जो है बहुत ही पेशेंस रख के आप लोगों को यहाँ समझना पड़ेगा। क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा देखें, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है मिक्सचर, मिक्सचर को 117 लिख दिया, फ्लावर को 85 लिखा है, और मर्जर को करा है, इसके लिए कौन सा कोड लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, सभी कोड को जोड़ेंगे। मिक्सचर के सभी कोड होता है ना, एम का 13, आई का 9, एक्स का जो है 24, इस तरह सबको जोड़ेंगे तो आएगा आपका 110। 110 में अब यहाँ 17 लिखा है तो ये 7 लेटर के बने हुए हैं। ये मिक्सचर जो है सब 7 लेटर है इसमें, तो इसमें 7 अगर जोड़ देंगे आप लोग तो 117 हो जाएगा। इसका मतलब सभी का कोड जोड़कर उसका लेटर जोड़ दिया है तो वही उसका होगा। फ्लावर जो है जैसे है, फ्लावर का आप लोग पूरा जोड़ोगे तो इसमें 79 होगा। 79 में फ्लावर 6 लेटर से बना है, 6 जोड़ दोगे तो 85 आ गया। इसी प्रकार से मेरे भाई ये जो मर्जर लिखा है ना, तो मर्जर जो है इसको जोड़ोगे तो 66 आएगा आपका, 66, और इसमें 6 लेटर से ये बना है तो 6 जोड़ दोगे तो इससे आपका जो है हो जाएगा ये 72। तो आ जाएगा आपका उत्तर नंबर ये बी हो जाएगा। इस तरह से आप लोग सॉल्व करिएगा। आगे देखें 85 में करा है 10 और 50 के मध्य एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब वो खुद से कटे या तो 1 से कटे, अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों को आपस में बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मेरे भाई 10 से 50 के बीच ऐसी अब संख्या लिख लीजिए जिसको बदलने पर कोई प्रभाव न पड़े। तो 11, 22, 33, 44 ये ऐसी संख्याएं हैं जो जिनके बदलने पर इधर उधर करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उतना के उतना रहेंगे। लेकिन कह रहा है कि वो
उसके मतलब क्या कह रहा है, वो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, वो अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या इसमें केवल 11 है, बाकी सब भाज्य है, ये सब नहीं होंगी। तो 11 का हम लोग अगर वर्ग करें तो कितना होगा, 121 होगा। कह रहा है ना, एक अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि उसके अंगों को आपस में बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसका वर्ग क्या है, तो उसका वर्ग 121 है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखें, अगर 86 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जिसमें 13 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है और 17 से भाग देने पर 11 बचता है। तो मेरे भाई इसे सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि सभी ऑप्शनों को आप चेक कर लीजिए देकर। जैसे करा है ना, 13 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है, तो आप लोग अलग अलग इसमें भाग देंगे, ये सही है। आप लोग को 589 में अगर 13 से भाग देंगे तो आपका शेषफल 4 बचेगा, और 17 से भाग देंगे तो शेषफल जो है 11 बचेगा। तो इस तरह से आपको चेक करना होगा। तो अब मैं आपको बता दिया, आप लोग कर लीजिए, मैं तो कर लिया, आप देखिएगा। तो यहाँ पर देखें 87 में क्या लिखा है, निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या को बताना है। यहाँ जो लुप्त है, तो मेरे भाई पहले यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा, 55 में इसमें क्या जोड़ा, 63 हो गया, 8 जोड़ा है, ठीक है। फिर अब यहाँ 63 में इन्होंने क्या जोड़ा, अब ऑप्शन ही आपको बता रहा है इसमें क्या करना है। यानी 63 के बाद इसमें क्या जोड़ दिया कि ये लगभग दुगुना हो गया, 127 होगा या 135 या 223 या 117, यानी दुगुने के लगभग हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर 8 जोड़ा है ना, तो फिर यहाँ पर जो है 8 का 8 घाते 1 मान लीजिए, तो यहाँ पर जो है 8 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो यानी 64। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 63 में 64 जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 127। ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तर। फिर आपका आ गया 127, 127 में फिर 8 का क्यूब जोड़ देंगे, 127 है, इसमें 8 का क्यूब जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा, फिर 8 का पावर 4 जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा। इस तरह से है आप में, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये है, देखें ये प्रश्न एक भी महत्वपूर्ण है। यहाँ निम्नलिखित अनुक्रम को लुप्त अक्षर को चुनिए, लुप्त अक्षर को चुनना है। देखिए एक एलिमेंट इतना है, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा गायब है, पांचवा एलिमेंट। तो देखिए एल के बाद यहाँ एल ए टी, तो दूसरा पहले से संबंध है, तीसरा दूसरे से है, इसका इससे है, अंतिम वाले से इससे है। तो इसी के आधार पर हमें सेट करना है। देखिए एल और एन में कितना अंतर है, एल क्या होता है 12, एन 14, तो इसमें 2 जोड़ा गया है। और ए में डी में कितना अंतर है, इसमें 3 जोड़ा गया है। और टी में आर क्या किया गया है, 2 घटाया गया है, -2 किया गया है। इसी प्रकार से इसमें भी करना है। यहाँ पर सभी ऐसे हैं, मतलब 2 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 2 घटा लिया गया। इसी प्रकार से पी में अगर 2 ठो हम जोड़ देंगे, पी क्यूब आर हो जाएगा, आर हो जाएगा। जी में 3 जोड़ देंगे तो आई हो जाएगा, ये जी 7 होता है, 3 जोड़ देंगे जे हो जाएगा, जे का 10 होता है। पी में 2 ठो घटा देंगे तो एन हो जाएगा। तो यानी आर जे एन कहाँ है, ऑप्शन सी में है। इस तरीके से है। 89 में देखें, यहाँ पर देखें क्या लिख रहा है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप में रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर देखें टी भी डब्लू, तो यहाँ पर यू छूटा हुआ है, तो यहाँ यू हो जाएगा। फिर यहाँ पर टी यू भी डब्लू, ये 4 एक एक यूनिट बनता चला जाएगा ना, यानी टी यू भी डब्लू, ये चारों का संयोजन होना चाहिए। फिर यहाँ पर क्या छूटा है, टी, इस हिसाब से हमारा सी बन रहा है। तो 90 वाले में हम अगर देखें, बेहतरीन प्रश्न है यहाँ पर, भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा गलत है, इसे बताना है। देखें पहले दिया है इसमें LVM-3M4 प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया, बिल्कुल ये आप लोग जानते ही होंगे। और ये बी वाले में कह रहा है LVM-3 रॉकेट की यह चौथी परिचालन उड़ान थी, ये भी सही है, लेकिन हमें गलत पूछा है। तो कह रहा है अमेरिका, रूस, चीन के अतिरिक्त भारत चौथा देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। मेरे भाई ये सबको लगेगा कि सही है, लेकिन ये गलत है। भारत ऐसा पहला देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। इसके पहले 3 देश उतरे हैं, अमेरिका, रूस, चीन, वो दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरे हैं, वो
अलग जगह पर उतरे हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर केवल भारत उतरा है। लेकिन अगर बात किया जाए चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश तो हो ही गया, लेकिन दक्षिण ध्रुव पर चंद्रमा को उतरने वाला वो पहला है, तो ये गलत हो गया हमारा। तो चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 23 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया, ये सही है। तो गलत यही था हमारा। यहाँ देखें 91 वाले में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको एक, ये बहुत सा सिंपल सा प्रश्न है। ये कह रहा है कि इनमें कितने वर्ग हैं, कितने स्क्वायर हैं, ये हमें बताना है इसमें। तो मेरे भाई ये आप लोग ऐसा कई बार सॉल्व किए होंगे गिन गिन कर, तो अगर इसे गिनेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे आप लोग ये हो गया, और एक ये अंदर है, एक ये इसके बाहर है, एक ये अंदर है, इसके बाहर है। अगर इसका हम लोग पूरा अगर इसको चित्र के डिकोडिंग के माध्यम से करें तो ये 18 पूरा 18 वर्ग इसमें आएंगे। तो ये बढ़िया प्रश्न था ये हमारा। आगे चलें, देखें ये आपको जो है ब्लड संबंधित ये जो पूछा जाता है ये है। तो देखिए क्या बहुत बेहतरीन प्रश्न है। रंजना ने एक महिला से कहा, मान लीजिए रंजना कोई एक औरत है, वह एक कोई महिला यानी फीमेल से बोली। इसको हम थोड़ा नीचे बनाते हैं जिससे ऑप्शन आपको दिखाई दे। हाँ अब सही है। रंजना ने एक महिला से कहा, रंजना है ये एक दूसरी फीमेल महिला है, इससे कहा कि मेरे पिता आपके पुत्र पीयूष के दादा हैं। तो इनके पिताजी हैं जो रंजना के, ये इस महिला के पुत्र के दादा हैं, तो यानी पुत्र इन्हें दादा कहेगा। तो फिर कह रहा है कि पीयूष का रंजना से क्या संबंध है। तो इसका मतलब जब इनके पिता को ये बच्चा दादा कह रहा है तो ये जो पुत्र है ये इनको बुआ कहेगा रंजना को, तो ये रंजना का भतीजा हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए, सिंपल सा सवाल। जो 93 में है ये क्या कह रहा है, देखें सिंपल सा प्रश्न, ये मज़ेदार प्रश्न ऐसे होते हैं तुरंत सॉल्व हुआ है। राजू पूर्व की दिशा में 6 किलोमीटर चला। पूर्व इधर होता है, राजू यहाँ से पूर्व की दिशा में 6 किलोमीटर चला, साइकिल चलाता है, और फिर दाएं मुड़ गया। दाहिने मतलब यहाँ मुड़ गया, दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलाया। 8 किलोमीटर चलाया, फिर वह बाएं मुड़ा। बाएं मतलब इधर मुड़ गया, उल्टा हो जाता है दक्षिण तरफ आने पर। तो बाएं मुड़कर जो है 16 किलोमीटर चलाता है। तो बाएं मुड़ा फिर 16 किलोमीटर चलाया। कह रहा है कि अब वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। पहले यहाँ था, अब यहाँ पहुँच गया। तो इसका मतलब ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। ऐसे करेंगे ना तो ये वाला जो है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट नहीं, ये दक्षिण पूर्व में जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर, ये दक्षिण पूर्व में। 94 वाले में देखें, कह रहा है निम्नलिखित सारणी में लुप्त संख्या बताइए। तो मेरे भाई बहुत बेहतरीन प्रश्न है। देखिए सारणी दिया है ना, एक इस तरह से है और ऐसे है। तो यहाँ पर 13 छंग 78, यहाँ लेकिन 75 दे दिया है। तो 78 और यहाँ 6 है, 6 का आधा कर दें और उसको घटा दें यानी 3, तो 75 आ जाएगा। बिल्कुल उसी हिसाब से ये यहाँ क्या कर दें हम लोग, 8 18 38 36 8 चौक 72, यहाँ 72 आ जाएगा। 72 में से 4 का आधा करके घटा दें यानी 2 को घटा दें तो 70 मिल जाएगा। उसी हिसाब से मेरे भाई इसको हम कर दें, 75 छक्का 90 सत्ते 5 अट्ठे 20, 120 में से अगर हम 4 घटा दें 8 का आधा तो कितना आ जाएगा, 116। यही हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब देखें क्या है, एक बढ़िया प्रश्न ऑर्डर वाला। ऑर्डर में हमें सजाना है, महाविद्यालय, शिशु, बच्चा, विद्यालय, युवा, ये हैं। तो मेरे भाई आप सबको पता है जब बच्चा पैदा होता है जो नन्हा मुन्ना सा, उसे हम लोग शिशु बोलते हैं, वो पहले नंबर पर आ जाएगा, शिशु 2 पर। तो और शिशु फिर क्या होगा, थोड़ा सा और बड़ा होगा तो बच्चा बन जाएगा। शिशु थोड़ा सा और बड़ा होगा तो बच्चा बन जाएगा। अब बच्चा महाविद्यालय तो जाएगा नहीं, वो बच्चा जाएगा विद्यालय। फिर क्या होगा, विद्यालय जाते जाते वो जब थोड़ा युवा हो जाएगा तो युवा कहाँ जाएगा, महाविद्यालय में। तो यानी 2 पहले नंबर पर, 1 सबसे अंत में रहना चाहिए। तो क्या मतलब, इसमें ये है, इसमें ये है। तो इस हिसाब से हमारा जो है ये 95 वाला कौन सा सेट हो रहा है कर बताएंगे। मैंने सेट कर दिया है, 95 वाला डी पर जाएगा। 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, अंत में 1 रहेगा। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व करिए। एक देखिए मैथ का प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न। हम लोग देखो इसे शॉर्ट में कैसे बनाते हैं बिना किसी फार्मूला के। क्या कह रहा है,
इसमें कह क्या रहा है पहले देखते हैं हम लोग। जो कह रहा है उसी को आप कर दीजिए, आप अपने मन से कुछ न करिए। ABC 3 कोड वाली 3 पुस्तकें हैं। पुस्तक A की कीमत पुस्तक B की कीमत से दोगुनी है, तो आप 3 किताब बना लीजिए ABC। तो कह रहा है पुस्तक B की कीमत पुस्तक A की कीमत पुस्तक B की कीमत से दोगुनी है और पुस्तक C की कीमत 1/3 है। यदि पुस्तक C की कीमत 84 है तो पुस्तक A की कीमत क्या होगी? तो इसकी कीमत दे दिया है 84 और फिर कह रहा है वो जो है C जो है ना वो B की मतलब यहाँ देखो फिर हम लोग पढ़ते हैं A की कीमत B की पुस्तक से दोगुनी है और पुस्तक C की कीमत 1/3 है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसका कितना हो जाएगा? अगर इसका 1/3 है तो इसका मतलब यहाँ 14 हो जाएगा इसका, ये B वाले का। तो हम लोग यहाँ देखते हैं 96 में बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। क्या कर रहा है ये, हम लोग बिना किसी फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। देखें क्या है, 3 पुस्तक ABC कोड वाली 3 पुस्तकें हैं। पुस्तक A की कीमत पुस्तक B की कीमत से दोगुनी है, ठीक। पुस्तक C की कीमत की 1/3 है, ठीक है। अब देखते हैं यदि पुस्तक C की कीमत 84 रुपये है तो पुस्तक A और पुस्तक B की कीमत क्या होगी? देखें हम लोग पहले ABC बना लिए। C की कीमत 84 रुपये है ना, ये तो बता ही दिया। और फिर कह रहा है पुस्तक A की कीमत B की कीमत से दोगुनी और C की कीमत की 1/3 है, लेकिन 84 का 1/3 है। तो 84 का हम लोग 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3 दूनी 6 और इसका 28 आ जाएगा, इसका 28 आ जाएगा और B इसका आधा है 14। 28 और B जो है 14। तो ऑप्शन नंबर C सही है हमारा। आगे चलें। 96 में 97 हम लोग देखते हैं क्या है। 97 में फिर हमारा GS का आ गया। 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 के कथनों पर विचार करना और इसे हमें बताना है। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल नहीं हुए। यस, जो अपना अभी 18वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ है 2023 में, इसमें व्लादिमीर राष्ट्रपति जो हैं रूस के, वो व्लादिमीर पुतिन नहीं आए थे। और दूसरा क्या कह रहा है, आमंत्रित देशों की संख्या 9 थी। यस, तो दोनों कथन सही है हमारा। 98 वाला हम लोग देखें। 98 में कह रहा है सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो रिपोर्ट आई है सतत विकास, इसमें भारत का जो स्थान है 98 वाले प्रश्न में, इसमें कितना है? तो भारत इसमें जो है 112वां स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर C। और पहला किसको प्राप्त हुआ है हम सबको मालूम है। इसमें जो पहला, अगर हम लोग इसके अलग अलग अगर बारे में बात करें तो फिनलैंड को इसमें पहला मिला था। आगे देखा जाए 99 में एक तरफ सुपर कंप्यूटर दिया है, दूसरी तरफ संबंधित देश दिया है। तो फ्रंटियर फिनलैंड से संबंधित है, कहाँ का है इसे हमें बताना है, ये वाला। तो 5 ये सुपर कंप्यूटर इसमें दिया है। तो इसमें हमारा ये 99 वाले प्रश्न में, हाँ, ये इधर तरफ सुपर कंप्यूटर का नाम है और इधर तरफ उससे संबंधित देश हैं। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा मेरे भाई, इसमें कौन सा सुमेलित है? तो फ्रंटियर मेरे भाई, ये जो फ्रंटियर इसमें लिखा है फ्रंटियर, ये फ्रंटियर फिनलैंड से संबंधित नहीं है। यहाँ पर ये फ्रंटियर यहाँ पर अमेरिका से है। हाँ, यहाँ फिनलैंड नहीं, US से, अमेरिका से संबंधित है। और लोमी जो है मेरे भाई यहाँ अमेरिका दे दिया है, यह लोमी अमेरिका में नहीं होगा। लोमी कहाँ है? लोमी फिनलैंड है, जो यहाँ दिया था, फिनलैंड हो जाएगा। और समिट कहाँ का है मेरे भाई? समिट भी अमेरिका का है। और लियोनार्डो इटली का है, ये सही है, ऑप्शन नंबर D सही था इसमें। आगे देखा जाए 100वां में राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष क्या है? तो राष्ट्रीय इनकम का जब कैलकुलेशन किया जाता है तो आधार वर्ष का अर्थ है, आधार वर्ष का मतलब क्या होता है?
यहाँ पर इसे हमें बताना है 100वें में। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ये इकोनॉमी का है, ऐसे प्रश्न बहुत से पूछे गए हैं। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का मतलब है जिस वर्ष की कीमतें का उपयोग वास्तविक जीडीपी के लिए गणना किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। 101 देखें थे हम लोग। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित कब हुआ था, ये बताना है। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित कब हुआ था मेरे भाई? KVK कृषि विज्ञान केंद्र कब हुआ था मेरे भाई? ये 1974 में। तो ऑप्शन नंबर सी। 102 में क्या कह रहा है? भारत के सुपर कंप्यूटर है, अभी तो पूरे देश के दिया था, ये संबंधित संस्थान है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मेरे भाई यहाँ पर ये परम गंगा नाम जो दिया है ना, ये जो है IIT रुड़की से संबंधित है, बंगलुरु नहीं। परम गंगा कहाँ का है? IIT रुड़की, यहाँ से संबंधित है। यही गलत दिया था और बाकी सब सही हैं। जो एरावत है, अभी तक भारत का सबसे तेज़ चलने वाला कंप्यूटर यही है, एरावत, ये याद रखिएगा, जो सीडेक पुणे में है। 103 देखें। चल योजना के बारे में विचार करके हमें बताना है, चल योजना क्या है, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। चल योजना को रोलिंग प्लान, एक वर्ष के लिए यह योजना वार्षिक बजट शामिल, चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। 103वां प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न और भी पूछे गए हैं। तो ये भी सही है, इस योजना को 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। सही। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है। यस। 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए सापेक्ष योजना है। सही। यानी सभी के सभी प्रश्न हमारे इसमें 103वें वाले में सही थे। ऑप्शन डी, कथन नंबर डी हो गया। अब हम लोग देखते हैं 104। 104 में क्या कह रहा है? कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है, इसे हमें बताना है 104 वाले में। तो कौन सा गलत है मेरे भाई? तो साइंस पार्क केरल की राजधानी, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया जा रहा है। तो मेरे भाई ये यहाँ पर 104वां में हम लोगों का कौन सा पूछ रहा है, कौन सा गलत सही नहीं है? तो ये तो सही है बिल्कुल, लेकिन बी वाला अगर हम लोग पढ़ें तो कराया राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की अवधि 2023-24 से इतने तक है। मान लीजिए हमें नहीं आ रहा है, इसको छोड़ते हैं। विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट बैंटिकूट है। यस, हमें पता है, जिसका अनावरण तमिलनाडु सरकार ने किया। नहीं भाई, विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट है, वो केरल सरकार ने लॉन्च किया था। तो ये गलत हो गया, बाकी सब सही ही होंगे, एक ही गलत होगा ना, 4 ही ऑप्शन हैं। तो कौन सा गलत था? सी सही। क्यों? ये केरल की जगह पर तमिलनाडु दे दिया था। 5वां देखते हैं। भारत में गरीबी के अनुमान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? तो गरीबी के निर्धारण के लिए भारत में मेरे भाई सिर गणना, यानी उन पर सर गिना जाता है, मतलब कितने व्यक्ति हैं वो गिना जाता है। कैलोरी कितना ले रहे हैं, इससे अनुमान लगाया जाता है। एक परिवार कितना पैसा खर्च कर रहा है, परिवार की इनकम क्या है, इन सभी के आधार पर जो है गरीबी का अनुमान लगाने का प्रयास किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। 106 अगर हम लोग देखें, क्या कह रहा है 106 में? कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? तो विदेश व्यापार का संवर्धन कौन सा संगठन करता है, इसे हमें बताना है। तो देखें, ये कह रहा है, ये 106वां वाले में हमारा ये एक्सपोर्ट, ये ICGC, तो इसका मतलब ये है मेरे भाई एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यही जो है 106वां वाला जो हमारा ये है, तो उपर्युक्त सभी ये तीनों जो हैं विदेश व्यापार को संवर्धन करते हैं। आगे देखें 107वां में। 107वां क्या कर रहा है? कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप जिसे कहा जाता है, कौन ये श्रेणी बनाता है? जैसे हम लोग पता है ना ग्लोबल जेंडर गैप, तो किस देश में जेंडर गैप अधिक है, किस देश में कम है, इसका जो एक सीरीज तैयार करता है, तो कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन नंबर ए। 8वां देखते हैं 108। किसने फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांसमिशन शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया? कौन? फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी
ट्रांजिशन शीर्षक से रिपोर्ट कौन जारी किया है? 108वां में हमसे पूछ रहा है विश्व आर्थिक मंच या यूएनडीपी या इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी या फिर यूनेप, तो यूएनईपी। तो इसमें से कौन है ये हमें बताना है 108वें में। तो ये है विश्व आर्थिक मंच तथा एक्सचेंज कंपनी, एक ये हो गया। 9वें में अगर हम लोग देखें 109 में, तो राष्ट्रीय सुरक्षा एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है। ये कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु विकास संस्थान, नई दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो ये नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर ए। 109 का बी, सॉरी यहाँ पर ये नोएडा में है, सॉरी ये राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास ये नोएडा में, ऑप्शन नंबर बी है। आगे हम लोग 110 में देखें, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यून थी? तो मेरे भाई जो 2011 की जनगणना हुई थी वो राजस्थान, यहाँ पर जो है महिलाओं की साक्षरता बहुत ही कम थी। तो ये किया गया, कितना थी अगर हम लोग ये अगर जानना चाहें तो 52% थी, यानी केवल 52% महिलाएँ शिक्षित थी। और सबसे अधिक तो केरल में है। अब देखें मतलब क्या है, यूपी स्पेशल से पूछ रहा है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से? दमदमा से, ऑप्शन नंबर बी। ये दमदमा कहाँ है मेरे भाई? यूपी के प्रतापगढ़ में। आगे देखा जाए 12 वाले में अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या पूछ रहा है, सब मिलाने को दिया है, इसमें सब सूची 1 को सूची 2 को मिलाना है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें मिलाना है। तो ब्रीही चावल से है, ये से है, और ये मुद्दग क्या है मेरे भाई? मूंग, नाम से ही लग रहा है। इच्छू ईख यानी और यव जौ, इस हिसाब से देखें। और 112वां हमारा किससे संबंधित हो गया? 112वां है, अगर हम लोग मिले हुए ऑप्शन को अगर देखें तो ये डी वाला हमारा है, ए 2 पर, बी 3 पर, इस तरह से। 113 अगर हम लोग देखें, 113 में क्या कर रहा है? विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। जी यस, बिल्कुल सही। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। यस, सही कह रहा है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी स्पेन ने की थी। तो इसका मतलब ये जो 13वां हमारा है, ये 13 का ए यहाँ पर ये सही है हमारा। ये इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी ये स्पेन ने नहीं किया था। तो किसने किया था मेरे भाई, किसने किया था इस वर्ष मेज़बानी जो है? तो वो यहाँ पर नीदरलैंड ने किया था। तो स्पेन की जगह पर क्या होगा? नीदरलैंड। आगे देखा जाए 14 में क्या है? कथन कारण का सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। देखें क्या लिख रहा है। कथन ए, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। यस, उनके पहले ज़्यादा हमें चोलों के बारे में जानकारी मिलती है। तो कारण का राय क्यों? चोल प्रशासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया था, जिसकी विजयों का ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। यस, दोनों कथन सही है और इसलिए जानकारी ज़्यादा मिलती है कि वो उसका कारण है। तो ये कारण भी इसका बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का कारण भी है। 15 वाले में देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। देखें क्या लिखा है 15 वाले में, थोड़ा सा इधर करते हैं। चांदी का सिक्का निम्न में से किसने शुरू किया था? तो चांदी का सिक्का मेरे भाई अगर हम लोग देखेंगे तो ये अकबर, शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी, इन चारों में से पूछ रहा है चांदी का सिक्का किसने चलाया था? तो मेरे भाई यहाँ चांदी का सिक्का जो चलाया था तो वो शेरशाह ने चलाया था। तो शेरशाह मिश्री धातु के सिक्के बंद कर शुद्ध सोने, शुद्ध चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। 16 में देखें, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? बहुत बेहतरीन प्रश्न, इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे ये? तो
यहीं पर पूछ रहा है हमसे, अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे। तो मेरे भाई हमें पता है ये शाहजहाँ के शासनकाल जब था तो उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार थे ये। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शाहजहाँ के शासनकाल में एक राजी यानी सरकारी इतिहासकार थे। आगे देखें 17 में, निम्नलिखित युगों में सही सुमेलित है। तो कौन सा सही सुमेलित है इसे हमें बताना है 117 वाले में, कौन सा सही सुमेलित है। तो देखें बक्सर का युद्ध मीर जाफ़र विरुद्ध क्लाइव, नहीं मेरे भाई, मीर जाफ़र के विरुद्ध, मीर जाफ़र तो दगाबाज था ना, इसी की वजह से बक्सर तो हार गए ना, ये कहाँ से आ जाएगा इसमें, मीर जाफ़र कहाँ से आ गया। तो इसमें जो है बक्सर का युद्ध जो हुआ था अवध के नवाब शुजाउद्दौला मुगल सम्राट आलम द्वितीय मीर कासिम, तो यहाँ मीर कासिम होता तो सही हो जाता, लेकिन मीर जाफ़र द्वितीय इसलिए यह गलत हो गया, ये सही नहीं है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया के मध्य हुआ था, वांडीवास का युद्ध, ये आप लोग जानते होंगे वांडीवास युद्ध के बारे में 1760 में। तो यही सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका 117 वाले में, तो बाकी सब गलत है। ये सही हो गया तो बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फेमस है, वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। तो यहाँ 1700 कितना है, यहाँ पर मैं लिख दिया, यहाँ पर 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध। आगे देखा जाए 18, थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं। अब देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो 1857 का विद्रोह हुआ था मेरे भाई, अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन यहाँ पर जो था, इसमें पूछ रहा है मौलवी अहमदुल्ला शाह, यहाँ दूसरा नाम है मौलवी इमदादुल्ला, और यहाँ पर लियाकत अली या मौलाना उजलेहक खैराबादी, इसमें कौन से थे यही पूछ रहा है 18 में। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह यही सबसे बड़ा दुश्मन थे इनके। ये कहाँ के थे अगर इनसे पूछा जाए तो ये फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। कहाँ पर, फैजाबाद, अयोध्या वर्तमान। आगे देखा जाए 19, निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। तो मेरे भाई भारतीय जागृति का जनक और तमाम इनको जो राजा राम मोहन है महापुरुषों, भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। लेकिन अगर इनके बारे में पढ़ेंगे तो अतीत और भविष्य का इन्हें पुल कहा जाता है, भारत राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है, आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है, बहुत सारे नामों से इन्हें जाना जाता है। तो आगे देखें 120, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो स्वदेशी आंदोलन के संबंध में पूछ रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी नज़र पड़ रही है यह बंगाल तक ही सीमित रहा। मेरे भाई यही गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये बंगाल के अलावा और जगह पे ही जो है ये फैला आंदोलन, इतना छोटा थोड़ी ना आंदोलन था। तो यही जो है गलत है, बाकी सब सही है। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागी निभाई, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही इसमें शामिल हुए। यस, तो सभी सही हैं, यही गलत था। तो गलत हमने बता दिया कौन सा गलत था। तो हमारा चलते हैं 121 पे, हम लोग देखते हैं पहुंचने वाले हैं, हमारा पूरा होने वाला बहुत बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न है। देखते हैं हम लोग कथन क्या करा है। लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सबसे गंभीर विद्रोह कहा। यस, यही लॉर्ड लिनलिथगो अंग्रेज था मेरे भाई, जिसने कहा कि ये 1942 का जो विद्रोह है भारत छोड़ो आंदोलन, ये सिपाही विद्रोह जो 1857 में हुआ था उसके बाद का ये सबसे गंभीर विद्रोह है। अच्छा, ये तो सही है। कारण इसमें कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। यस, तो इसीलिए तो 121वां का ये हमारा कथन तो दोनों सही हैं, और कथन के साथ साथ कारण भी स्पष्ट कर रहा है यार। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अब हम 22 पे चलते हैं। तो 22 वाला देखें हम लोग क्या है। सभी के सभी प्रश्न नए हैं मेरे भाई, महत्वपूर्ण हैं। आप लोग इस पर सोचिए, विचारिए, मंथन करिए, पढ़िए और दोहराइए। देखिए क्या है, किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की। तो मेरे भाई जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर सी 122वां का हो जाएगा आपका। देखिए जीवी मावलंकर थे 1946 में जो असेंबली बनी थी 1946 में, तो उसकी जो ये अध्यक्षता कर रहे थे औपचारिक रूप से,
तो इन्होंने गांधी टोपी पहनकर अध्यक्षता की थी। कैसे कैसे प्रश्न हैं। अब यहाँ देखें हम लोग 23 में, नवाब सुजाउद्दौला की बेगम प्रसिद्ध मकबरा, नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा जिसे कहा जाता है किस स्थान पर अवस्थित है, यानी बहू बेगम का मकबरा किस स्थान पर अवस्थित है ये हमें बताना है। तो मेरे भाई ये फैज़ाबाद अयोध्या में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चला जाए 24 में, हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है। तो हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का रंगमंच से इसका संबंध है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखें, उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क की स्थापना है। तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बायोटेक पार्क की स्थापना हुई है। सिंपल सिंपल प्रश्न है यूपी स्पेशल से। तो आगे देखा जाए तो यहाँ तरफ एक मात्रा दिया है और एसआई मात्रक दिया है। तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में नापी जाती है, हमें बताना है कौन सा गलत है। दबाव पास्कल में नापा जाता है, ऊष्मा जूल में नापा जाता है। लेकिन जो रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता होती है यह क्यूरी में नहीं नापी जाती है मेरे भाई, यह क्यूरी में नहीं नापी जाती है। इसका जो है एक जो होता है ना बेकुरल, इसकी इकाई जो होती है बेकुरल होती है, क्यूरी नहीं, बेकुरल। तो याद रखिएगा ये सी गलत था। आगे देखें 27 में, देखिए एक कंसेप्चुअल सवाल आपके सामने आया है। कह रहा है किसी बल्लेबाज ने क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ देर बाद रुक जाती है, क्यों रुक जाती है, इसी को हमसे पूछा है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि वो घर्षण होती है ना, एक तो घर्षण होती है यानी जमीन उसके विपरीत दिशा में गति कार्य करता है, गेंद पर गति की दिशा में विपरीत बल कार्य करता है जिसे हम लोग घर्षण बल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और विचार करके हमें बताना है कौन सा सही है। 128वां का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही है। तो तंतु प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होते हैं। आपका जो वाईफाई वाला तार होता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, सही है। प्रकाश तंतु यानी जिसे हम लोग फाइबर बोलते हैं इसमें, तो प्रकाश तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, सही बात है। और आगे हम लोग अगर यहाँ पर देखते हैं ये तो सही है। और तीसरा अगर हम लोग पढ़ें तो इसमें लिखा है कि प्रकाश तंतु संचार रेडियो आवृत्ति में अवरोधक मुक्त है, यस। तो भारत में प्रकाश तंतु का निर्माण रिलायंस उद्योग समूह सन्निकट है, तो इसका ये 4 वाला नहीं है। तो आपका जो 128 वाला प्रश्न है इसमें चौथा गलत है, तो रिलायंस उद्योग समूह द्वारा। तो इसमें 128वां में आपका ये हो जाएगा ए वाला। इससे आगे दिखाएं 29वां में, शीत प्रकोष्ठ यानी जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं उसकी बात करा है। तो कोल्ड स्टोर में कोई आलू या कोई और चीज़ अगर रख दिया जाता है तो वो ख़राब नहीं होते हैं, बहुत अधिक समय तक चलते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसकी जो है श्वसन दर घट जाती है। कोई चीज़ फ्री में रख देते हैं तो भी देखते हैं हम लोग जल्दी ख़राब नहीं होता है ना, तो उसी का नतीजा है, श्वसन दर घट जाती है इसमें। 130 वाला 130 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। तो हमें सबका मेसान की खोज हिडेकी युकावा ने किया था, युकावा ने इसकी किया था। और पॉजिट्रॉन की खोज सीडी एंडरसन और यूएफ हेस ने किया। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत जो दिया कि सूर्य जो ऊर्जा उत्पन्न करता है वो जो है नाभिकीय संलयन के माध्यम से करता है, तो इस किसने दिया, बेथे ने दिया था। अब जब डी वाला है इसका मतलब यही गलत होगा हमारा, ये सही ये सही ये सही हो गया, तो गलत यही डी वाला होगा। तो डी वाला क्यों गलत हो रहा है इससे हमें समझना है। परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण ये किससे संबंधित दे दिया है, एनरिको फर्मी, तो इनसे संबंधित नहीं है इसमें मेरे भाई। ये जो ये वाला है इससे संबंधित है, ये सीबोर्ग, सीबोर्ग से संबंधित है, किसे, सीबोर्ग। आगे देखें हम लोग, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 131 है ये कह रहा है ब्लोफिश
एक प्रकार का है, तो ब्लोफिश एक प्रकार का क्या है इसे हमें बताना है। तो ब्लोफिश एक प्रकार का एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है, तो ये वाला है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखें 32 में अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या कर रहा है, एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या। तो हमें पता है मेरे भाई नाभिक का द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग होता है। आप लोग ऐसे पढ़े होंगे, बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, नाभिक का द्रव्यमान। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। 133 में क्या है, जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है। हमें पता है कोई भी द्रव ले लें, दुनिया का सबसे अच्छा विलायक वाटर को माना जाता है, क्योंकि वह किसी भी चीज़ को अन्य की तुलना में बहुत अच्छे से घोल सकती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो नेचर होती है बाईपोलर होती है, द्विध्रुवी प्रकृति का होता है। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे इसे। यहाँ पर 34 में क्या है, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है। डायनामाइट की खोज किसने किया था, ये आप कमेंट में बताइए। और इसका उत्तर क्या होगा, डायनामाइट में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ जो रसायन है उसमें क्या प्रयुक्त होता है ये बताइए। तो आपको पता होगा ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट, जिसे जो है नाइट्रोग्लिसरीन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर 34वां का हमारा ये हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन, तो इसमें नहीं है, तो इसमें जो है ये आपका 134वें में, तो सी ये वाला ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी। तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो पैलियो वनस्पति के मेरे भाई क्या होता है, जीवाश्मों का जो मतलब होता है अध्ययन, वो उससे संबंधित होता है। ये एक तरह से बायोलॉजी में जो आप लोग पढ़े होंगे, तो बायोलॉजी में ये चीज़ बताया जाता है आप सबको। बायोलॉजी में पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी, इसमें जो होता है फॉसिल प्लांट यानी पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ क्या हो गया आपका, इसमें जंतु जीवाश्म, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 में क्या है, अस्थि एवं दांत यानी हड्डी एवं दांत के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो ये सिंपल सा प्रश्न है, ये यहाँ पर कैल्शियम और फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी, इन्हीं की ज़रूरत पड़ती है इसमें। तो कैल्शियम फास्फोरस ये हड्डी और दांत के निर्माण में सहायक होते हैं। 37 में देखते हैं हम लोग, देखते हैं, हम मिलाने वाला दिया है, बहुत बेहतरीन है ये सवाल, कई बार इस टाइप के पूछे गए हैं सवाल आपके। अगर देखें हम लोग, विटामिन जो होता है वो थायमीन, इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B2 जो होता है वो राइबोफ्लेविन, ये हो गया, ये तो ये हो गया। और ये जो विटामिन B12 होता है ये साइनोकोबाल्मिन, तो ये साइनोकोबाल्मिन। B6 जो होता है यह पायराइडॉक्सिन। इस हिसाब से जो 137 वाला प्रश्न है, अगर हम लोग देखें तो हमारा कौन सा बन रहा है, ए जाना चाहिए 4 पे, ए जाना चाहिए 4 पे, यानी ये और ये तो नहीं होंगे, ये तो ख़त्म हो गए, इन्हीं दोनों में से होगा। बी जाएगा 3 पर, बी जाएगा 3 पर और सी जाएगा 5 पर। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। आगे देखें 38 में, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम होती है। जो पौधे विकिरण ऊर्जा लेते हैं उसका क्या परिणाम होता है, जल का प्रकाश अपघटन या क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का अपचयन, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण। क्या होता है 138वें में, जो पौधे रेडिएंट एनर्जी लेते हैं विकिरण ऊर्जा, उसका परिणाम ये होता है प्रकाश अपघटन यानी फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी जल का प्रकाश अपघटन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 में देखें, 39 में क्या कह रहा है कि वर्गों में कौन सा वर्ग सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित है, कौन सा सही है, 3 गलत हैं 1 सही है, उसी को हमें बताना है। तो देखिए डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, कुष्ठ लिंग संलग्न रोग हैं, तो ये तो गलत है, ये सही नहीं है। एड्स, सिफिलिस और सुजाक जीवाणु, तो आप सबको पता है एड्स विषाणु होते हैं, तो ये तो गलत हो गया, जीवाणु दे दिया इसमें। वर्णांधता, हीमोफीलिया, दात्र, कोशिका अरक्तता, ये अनुवांशिक रोग है, यस, ये सभी अनुवांशिक रोग हैं। अनुवांशिक रोग का मतलब वह रोग जो उसके पिछली पीढ़ी से प्राप्त हुआ है,
उसमें नहीं है। जैसे हमारे अंदर वर्णांधता है तो इसका मतलब वो हमारे हमको जो है अनुवांशिक रूप से मिला था, ये हमारे माता पिता में रहा होगा, हमें उनसे मिला है। तो आगे देखें 40 में लास्ट क्वेश्चन, तो ये लास्ट मैचिंग वाला है। और देखिए यहाँ कुछ वैज्ञानिक का नाम दिया है और इन वैज्ञानिकों का किस क्षेत्र में योगदान रहा वो दिया है। तो मेरे भाई स्वामीनाथन सबसे फेमस हैं, इनका हरित क्रांति से संबंध है, ये तो ये सही हो गया। और केसी मेहता ये पादप रोग विज्ञान यानी प्लांट पैथोलॉजी से संबंधित हैं। मेहता जो है पादप रोग विज्ञान से संबंधित हैं, ये हो गए। और ये पी महेश्वरी, ये जो पी महेश्वरी हैं ये भ्रूण विज्ञान से संबंधित हो गए, ये इससे हो गए। और हमारा एक जो बचा है बीरबल साहनी, ये जीवाश्म वनस्पति संबंधित हो गए। इस हिसाब से अब हम लोग अपना ऑप्शन अगर मिलाएं तो हमारा कौन सा बन रहा है, ए वाला 4 पे जाना चाहिए, बी वाला नहीं, ए वाला 3 पे, बी वाला 4 पे। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, सी वाला 2 पर और डी वाला 1 पर। तो हमारा हो गया। तो साथियों आज हम लोगों ने जो घटना चक्र की पहली टेस्ट सीरीज थी, टेस्ट सीरीज 1, इसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा देख लिया है। 140 प्रश्न फुल टेस्ट सीरीज, इसमें एक भी प्रश्न छूटा नहीं है। मैंने हर एक प्रश्न को और उसके आसपास चीज़ों को टच कराने का प्रयास किया है। तो अब हम इसके बाद जो है हिंदी का पहला टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे, फिर जीएस का पहला दूसरा, फिर हिंदी का दूसरा, इस तरह से 10 हिंदी 10 जीएस का करवाएंगे, वो भी घटना चक्र के। तो हम लोग चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।